अस्सलामुअलैकुम। देवता एपिसोड 261। आखिर जचकी का वक्त आ गया। सोनिया मेकअप के जरिए लेडी डॉक्टर बनकर एक नर्स के साथ आई। ऐसे वक्त में बाबा साहब बेटी के पास नहीं रह सकते थे। वैसे यकीन था कि उनकी अदम मौजूदगी में सोनिया दुश्मन हालात से निमट लेगी। उधर साराई को अपने काले इल्म से पता चला था कि बेटी फलां वक्त माँ बनने वाली है। वह शैतान के मुजस्मे के सामने बैठ गई और भड़कते हुए शोलों में माश की दाल के चंद दाने फेंकते हुए मंतर पढ़ती जा रही थी। उसे बेटी नजर आ रही थी जो बिस्तर पर पड़ी दर्द जा में मुब्तला थी। शोलों के एक तरफ साराई की बूढ़ी माँ भी मंतर पढ़ने में मसरूफ थी। थोड़ी देर बाद शोलों में नजर आने वाली राहिला नजरों से ओझल हो गई। साराई ने कहा, मम्मी मुझे मेरी बेटी नजर नहीं आ रही है। बेटी तुमसे पढ़ने में भूली हुई होगी, तवज्जो से पढ़ो। वो पूरी तवज्जो से पढ़ने लगी। वक्त गुजरने लगा, बेचैनी बढ़ने लगी। वो अभी तक नजर नहीं आई थी। साराई ने पूछा, क्या फरीद वास्ती अपना अमल कर रहा है? बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं, मेरा इल्म कहता है ऐसे वक्त में वो अपनी बेटी से दूर रहेगा, कोई अमल नहीं करेगा। शायद कोई ऐसा ही लेडी डॉक्टर तुम्हारी जच्चा बेटी के करीब है। डॉक्टर के गले में स्लीव है, इसीलिए हमारा जादू बेअसर हो रहा है। अब क्या होगा मम्मी, इत्मीनान रखो। वो लेडी डॉक्टर जचकी के बाद तुम्हारी बेटी के पास से चली जाएगी। फिर वो और उसका बच्चा दोनों नजर आएंगे। राहिला के पास कोई ऐसा ही लेडी डॉक्टर नहीं थी और ना ही किसी ने स्लीव पहना था। सोनिया की मौजूदगी ने जादू बेअसर कर रखा था। उसकी मक्काराना चालें मुश्किल से किसी की समझ में आती थीं। उसने अस्पताल के इंचार्ज से पहले ही मामला तय कर लिए थे। उसे अच्छी खासी रकम देकर मुर्दा खाने से एक लावारिस बच्चा हासिल किया। राहिला ने एक बेटी को जन्म दिया था। सोनिया उसके पास मुर्दा बच्चे को रखकर बेटी ले गई। उसके जाते ही काले अमल का रास्ता खुल गया। साराई और उसकी माँ ने भड़कते हुए शोलों में राहिला को देखा। वो नीम बेहोशी के आलम में थी। उसके पहलू में एक बच्चा पड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद राहिला ने करवट लेकर बच्चे को देखा। एक खादमा ने कहा, अफसोस बच्चा कमजोर था, एक आवाज भी न निकाल सका और अल्लाह को प्यारा हो गया। राहिला की आंखों से आंसू बहने लगे। साराई ने कहा, मेरी बेटी रो रही है। देखो मम्मी, मैं काला जादू सीखने के बाद संगदिल हो गई, फिर भी मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। बूढ़ी माँ ने कहा, इसको ममता कहते हैं। चुड़ैलें भी अपनी औलाद के लिए तड़पती हैं। मैंने तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं की, तुम्हें बुला लिया। तुम भी अपनी बेटी को बुलाओ। अगर उसका शौहर साथ आएगा तो ठीक है, वरना हम हीला की दूसरी शादी करेंगे। वह दूसरे बच्चे की माँ बनेगी तो पहली औलाद का सदमा भूल जाएगी। उस रात सलमान वास्ती ने राहिला के पास आकर अफसोस जाहिर किया। उसे मोहब्बत से तसल्लियाँ दी, गम ना करो, जिंदगी रही और अल्लाह ताला की मर्जी रही तो आइंदा हमारी औलादें होंगी। अल्लाह ताला की ज़ात से मायूस नहीं होना चाहिए। वह बोली, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे यहाँ से ले चलें। तुम्हारी तबीयत संभल जाए तो हम पेरिस चलेंगे। पेरिस में तो हम रहते ही हैं, मैं लंदन जाऊंगी। यानी तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है? क्या एक बेटी को अपनी माँ से नहीं मिलना चाहिए? यही सवाल तुम्हारी माँ ने बाबा साहब से किया था और उन्होंने कहा था कि वह अपनी शरीक हयात को शैतानी माहौल में नहीं जाने देंगे। तुम मेरी शरीक हयात हो, मैं तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी इजाज़त की मोहताज नहीं हूँ। क्या तुम मुझे कहीं समझते हो? मैं तुम्हारे वालिद और अपने मोहतरम उस्ताद के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ। तुम ये कहना चाहते हो कि जिस तरह मेरे बाबा ने मेरी माँ को तलाक दी उसी तरह तुम भी मुझे छोड़ दोगे? तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? तुम मोहतरम उस्ताद की साहिबजादी हो, मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा इनाम हो। मैं अपनी जान से भी ज़्यादा तुम्हें चाहता हूँ। तो फिर अपनी चाहत का सबूत दो और मेरे साथ मामा के पास चलो। जिस औरत ने मेरे उस्ताद मोहतरम का साथ छोड़ दिया वो मेरे लिए दुश्मन से बदतर है। तुम मेरी माँ को गाली दे रहे हो? मैंने आज तक किसी दुश्मन को भी गाली नहीं दी। अलबत्ता दुश्मन को दुश्मन कहता हूँ। दरअसल तुम्हारी नानी और माँ की जिंदगियाँ गाली बन गई हैं। उन्हें कुछ भी समझो, तुम्हें गाली लगती है। तुम बातें बना बना कर मेरी माँ को बुरा कह रहे हो। एक फैसला करो, मेरे साथ चलोगे या नहीं? दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक साथ देने के लिए ही तुमसे शादी की है। मैं अपनी जिंदगी में नेक काम इसलिए करता हूं कि जहन्नुम में ना जाऊं, लिहाजा तुम्हें अपने ससुराली जहन्नुम में कैसे ले जा सकता हूं? मैं तो जरूर जाऊंगी, क्योंकि माँ के पांव तले जन्नत होती है। अक्सर लोग जन्नत के धोखे में जहन्नुम तक पहुंच जाते हैं। नसीहत का शुक्रिया। क्या तुम मुझे जाने से रोकोगे? तुम्हें गुमराही से रोकने का फर्ज अदा करूंगा। अगर तुम बाबा को समझा दो कि वो अपने किसी अमल से मुझे ना रोकें तो मैं दूसरे दिन वापस आ जाऊंगी। मोहतरम उस्ताद अच्छी तरह जानते हैं कि तुम जाने के बाद वापस नहीं आओगी। राहिला, मेरी मोहब्बत और खुलूस का समझो। मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कहता हूँ, अपनी माँ की ममता को भी आजमाओ। उसे पूछो कि वह शैतान की पूजा छोड़कर तुम्हारे पास आ सकती हैं। बाबा ने मेरी माँ को नानी से मिलने नहीं दिया। वही अदालत में तलाक देकर मेरी माँ को जलील किया था। वह जिल्लतें उठाने के बाद यहाँ नहीं आएंगी। अगर वह शैतान की पूजा छोड़ दे तो उन्हें इज्जत दी जाएगी। मुंह पर थूकने के बाद उसे चाटने की बात करते हो। थूक को चाटने में जिल्लत है और किसी को इज्जत देने में अजमत है। तुम लफ्ज़ों से खेलते हो। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। सलमान वास्ती उसे कई दिन तक समझाता रहा। उसे अपने साथ पेरिस ले आया।
वो पूरी सच्चाई के साथ कोशिश कर रहा था कि बाबा साहब की अमानत उसके पास इज्जत से महफूज रहे, लेकिन वह एक दिन सलमान की गैर मौजूदगी में लंदन चली गई। वह परेशान हो गया। उसे यूं लग रहा था जैसे जिंदगी का तमाम सरमाया लुट गया है। वह मोहतरम उस्ताद का दिया हुआ इनाम थी, वो उसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। उसे वापस लाने के लिए लंदन जाना चाहता था, लेकिन बाबा साहब ने मना कर दिया। उसने कहा, हजूर वो आपका खून है, मेरी इज्जत है, उसे यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने कहा, तकदीर से पंजा ना लड़ाओ, हर कोशिश की एक हद होती है। उस हद तक जाकर बात ना बने तो समझ लो कि तकदीर का लिखा हुआ अटल है, उसे तदबीर से और हौसले से भी बदलना मुमकिन नहीं है। मैं आपकी हदायत पर अमल करना अपना ईमान समझता हूँ। मैं सब्र कर लूंगा, अपनी बच्ची से दिल बहला लिया करूंगा। नहीं बेटे, सोनिया ने बच्ची की हिफाजत के लिए जो तरीक़ेकार इख्तियार किया है, उसके पेश नज़र तुम्हें बच्ची के करीब नहीं जाना चाहिए। राहीला और उसकी माँ को मालूम होगा कि तुम किसी बच्ची को बहुत ज़्यादा चाहते हो और उसे अपने पास रखते हो, तो वह अपने धोखा खाने का शुबा कर सकती है। किसी तरह मालूम कर सकती हैं कि राहीला से होने वाली औलाद जिंदा है। सलमान ने सर झुकाकर कहा, आप दुरुस्त फरमाते हैं, मैं बच्ची से दूर रहूंगा। सोनिया उसे फ्रांस की एक फौजी छावनी में ले आई थी। वहां उसके लिए एक छोटा सा बंगला मखसूस था। बाबा साहब ने बच्ची का नाम सानिया वास्ती तजवीज़ किया था और कहा था, तुम एक माँ की तरह इसकी परवरिश करोगी, इसे अपनी तरह ज़हीन हाजिर दिमाग और मामला फहम बनाओगी, तो इसे सोनिया सानी कहा करना। मैं अपनी नवासी में तुम्हारा रूप देखना चाहता हूँ। सोनिया के लिए बाबा साहब की ख्वाहिश हुक्म का दर्जा रखती थी। उसने सानिया वास्ती पर भरपूर तवज्जो दी। एक बरस बाद बाबा फरीद वास्ती साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। सोनिया को इदारे में आकर रहना पड़ा। उसने सानिया को छावनी के बंगले में छोड़ दिया था। उसकी देखभाल के लिए फौज के तरबियत याफ्ता मुलाजिम थे। फिर सोनिया हेलीकॉप्टर के जरिए हर दूसरे दिन उसके पास आती थी। उसके साथ 4-6 घंटे गुजार कर इदारे में वापस चली जाती। सानिया अपनी पैदाइश के तीसरे दिन से ही फौजी माहौल में गोलियों की तड़ातड़ और बमों के धमाके सुनती आई थी। सोनिया के फौलादी हाथों ने उसकी कलाई पकड़कर चलना सिखा दिया। उसने फौजी अंदाज में खड़े होना और चलना सीखा। फौज के टाइम टेबल और असूल के मुताबिक सोना, जागना, पढ़ना, लिखना और दिन रात मेहनत करते रहना सीखा। जब वो 12 बरस की हुई तो सोनिया और शेख अल फारस साहब ने उसे एक लावारिस बच्ची के तौर पर इदारे के हॉस्टल में पहुंचाया। इदारे में जो भी लावारिस लड़के और लड़कियां आते थे, उन्हें इदारे के बुजुर्ग और अहम अफराद अपना नाम बाप के तौर पर देते थे। इस तरह कोई बच्चा एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं होता था। उनके बाप का नाम फरीद वास्ती, शेख गुलाम अल बरकी, इदारे का कोई बड़ा मुंतजिम, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता डॉक्टर या इंजीनियर होता था। इसी असूल के मुताबिक सानिया को सलमान वास्ती की वल्दियत मिल गई। बेटी को हकीकी बाप का नाम मिल गया। उसे हॉस्टल में दाखिल करने के बाद फैसला किया गया कि उसे सोनिया की डमी बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। सिर्फ 3 बरस की ट्रेनिंग में उसने सोनिया की ऐसी नक्काली की कि सब दंग रह गए। किसी की हरकत, आवाज़ और लहजे की नक्काली इतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन सानिया ने सोनिया की जहानत और मक्कारियों का मुजाहरा किया। उसे चंद दुश्वार मरहलों से गुजारा किया और वो ऐसे गुजर गई जैसे सचमुच वो सोनिया ही हो या उसमें सोनिया की रूह सरायत कर गई हो। इस कामयाबी पर उसे सोनिया सानी का खिताब दिया गया। फिर प्लास्टिक सर्जरी के जरिए उसे सोनिया का हमशक्ल बना दिया गया। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताने को था कि ये सोनिया सानी सोनिया की तरह कितने हंगामों को जन्म देने वाली थी। सुल्ताना कार की अगली सीट पर बैठी विंड स्क्रीन के पार समुंदर की लहरों को देख रही थी और सलमान की जुबान से उसकी दास्तान हयात सुन रही थी। पहले यह सुनकर दुख पहुंचा था कि सलमान शादीशुदा है, उसकी शरीक हयात अब भी जिंदा है। न इसने तलाक दिया है न उसने तलाक ली है, लेकिन जिन हालात में वो सलमान को छोड़कर अपनी माँ के पास गई थी, इन हालात के पेश नज़र राहीला से नफरत और सलमान से मोहब्बत बढ़ जाती थी। सुल्ताना को सलमान पर प्यार आ रहा था, लेकिन यह दास्तान सुनने के बाद उसने फौरन अपना रद्द अमल जाहिर नहीं किया। थोड़ी देर तक चुप रही। ऐसे वक्त खामोशी इख्तियार करने से मर्द बेचैनी में मुब्तला हो जाते हैं। अपनी बेपनाह मोहब्बत का इजहार करते करते खुशामद पर उतर आते हैं। यूं अपना चाहने वाला मोहब्बत मांगता रहे तो अच्छा लगता है। सलमान ने थोड़ी देर उसकी खामोशी बर्दाश्त की, फिर उसकी तरफ घूमकर बोला, कहाँ गुम हो गई हो? वो कुछ ना बोली। सलमान ने कहा, जो सच था वो मैंने बयान कर दिया। मेरी शादी पर, मेरी औलाद पर और मेरे कैरियर पर कोई एतराज़ हो तो बोल लो। वो फिर भी ना बोली। उसने थोड़ी देर इंतज़ार किया, फिर घूमकर सीधा बैठ गया। कार स्टार्ट करते हुए बोला, मैं समझ गया, मुझसे मोहब्बत करके तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ये अच्छा हुआ मैंने शादी से पहले अपनी हकीकत बता दी, वरना तुम शादी के बाद पछताती तो मैं खुद को मुआफ़ ना करता। वो कार को सड़क की तरफ मोड़कर बोला, मैं तुम्हारी खुशी में खुश रहूँगा। अभी तुम कंवारी हो, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत से चाहने वाले आ जाएंगे, तुम्हें भी किसी से मोहब्बत हो जाएगी। मैं तुम्हें मोहब्बत करने पर मजबूर नहीं कर सकता। सुल्ताना को गुस्सा आ रहा था। वो दिल में कह रही थी, तुमने कैसे समझ लिया मैं किसी और से मोहब्बत कर सकती हूँ? मोहब्बत एक ही दिल के शहर में रहती है, उससे शहर से कभी हिजरत नहीं करती। वो गुस्से से बोली, क्या मुझे बहुत से चाहने वाले मिल जाएंगे? हाँ ज़रूर मिलेंगे। बहुत से चाहने वाले तो बाजार में आते हैं, क्या तुम मुझे वहाँ बिठाना चाहते हो? सलमान ने एक झटके से ब्रेक लगाया, फिर घूमकर एक तमांचा रसीद करते हुए कहा, तुमने मेरी मोहब्बत को गाली क्यों दी?
क्या मैं बाजार में बिठाने वाला दलाल हूं? जब ये गाली है तो तुमने किस जुबान से कहा कि मुझे बहुत से चाहने वाले मिल जाएंगे? वो जरा सटपटाया, फिर बोला, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। फिर क्या मतलब था? क्या एक शरीफ लड़की के हजारों तलबगार नहीं होते? क्या उनके लिए दर्जनों रिश्ते नहीं आते? मैं शरीफ ज़ादी होती तो तुम हाथ ना उठाते। तुमने मुझे गिरी पड़ी चीज समझकर मर्दानगी दिखा दी। अब किसी और को दिखाओ, खुदा हाफिज। वो कार से बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलना चाहती थी। सलमान ने बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वह फिर तड़प कर जाना चाहती थी। उसने दोनों बाजू में जकड़कर कहा, वह तमांचा नहीं था, मोहब्बत थी। मैं तुम्हारी जुबान से भी तुम्हारे लिए बाजारी लफ्ज ना सुन सका। बेख्तियार मेरा हाथ चल गया। मुआफ़ी मांगना मेरे मजाज के खिलाफ है। मेरी मोहब्बत को समझ सकती हो तो समझ लो। वो उसके बाजू में तड़प कर ठंडी पड़ गई। औरत को समझना मुश्किल है कि वो किस तरह मोहब्बत का इजहार करती है। थोड़ी देर पहले वो खामोश रहकर तड़पा रही थी और सोच रही थी वो भी खुश आमदे करेगा। यूं अपना चाहने वाला मोहब्बत मांगता है तो अच्छा लगता है, मगर चाहने वाले ने तमांचा रसीद किया तो पता चला उसने नफरत से नहीं, अदावत से नहीं, बल्कि गैरत के जोश में हाथ उठाया था। यूं भी चाहत का इजहार होता है। वो तमांचा मोहब्बत से भरपूर था। कई गाड़ियों के हॉर्न शोर मचाने लगे। वो दोनों हड़बड़ाकर अलग हो गए। पता नहीं कितनी देर हो गई थी। उनके पीछे गाड़ियों की लाइन लग गई थी। वो सब हॉर्न की आवाज़ें सुना सुनाकर आगे जाने का रास्ता मांग रहे थे। सलमान ने फौरन गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। वो दोनों एक दूसरे से झींप रहे थे। सुल्ताना मुंह फेर कर खिड़की के बाहर देख रही थी। दोनों की ये पहली मोहब्बत थी। सुल्ताना को राहीला के साथ कभी महबूबाना अंदाज में जिंदगी गुजारने का मौका नहीं मिला। बाबा साहब ने उससे शादी की पेशकश की थी और उसने बड़ी अकीदत से उसे शरीक हयात बना लिया। महबूबाना अंदाज की जिंदगी अब नसीब हो रही थी। उसने कनखियों से सुल्ताना को देखते हुए कहा, कुछ बोलो। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, क्या कहूं, मुझे डर लग रहा है। कैसा डर? यही कि राहीला किसी वक्त भी तुम्हारी जिंदगी में वापस आ सकती है। मैं ऐसा नहीं समझता। तुम्हें समझना चाहिए, तुमने उसे तलाक नहीं दी है। तुम्हारे घर का और जिंदगी का दरवाजा उसके लिए खुला है। 24 बरस में वो ना आई, अब क्या आएगी? औरत जब पछताती है तो आखिरी सांसों में भी वापस आती है। वह सोच में पड़ गया। सुल्ताना ने पूछा, सच बताओ, क्या उसके लिए दिल में जगह है? सच कहता हूं, उसके लिए दिल में जगह ही जगह है। मैं अपनी दुनिया का एक एक जर्रा उसे देना चाहता हूं। अपनी बहारों का एक एक फूल उसके कदमों में बिछाना चाहता हूं। तुम्हारी जुबान मुबारक हो और वो पछताए, वापस आ जाए। सुल्ताना, मेरे जज्बात को और मेरी अकीदत को समझो। वो मेरे उस्ताद मोहतरम की बेटी है। मुझे उससे बड़ा कोई इनाम नहीं चाहिए। उसके बदले जन्नत भी नहीं चाहिए। अगर उसकी गुमराही की सजा में मुझे जहन्नुम में भेजा जाए तो मैं उसे अपने हिस्से की जन्नत देकर जहन्नुम में चला जाऊंगा। वो बोली, आफरीन है तुम्हारी अकीदत पर। तुम बाबा के सच्चे शागिर्द हो। एक बात बताओ, क्या 20 वर्षों में तुमने उससे मुलाकात नहीं की, उसे वापस लाने की कोशिश नहीं की? एक नहीं, हजारों बार उसके दिमाग में जा चुका हूं। अब भी जाता हूं, उसे प्यार से समझाता रहता हूं। वो समझना नहीं चाहती। उसने कई तरह के खतरनाक उलूम सीख लिए हैं। वो शैतानी उलूम के जरिए जिसे चाहती है गुलाम बना लेती है, जिसे चाहती है मार डालती है। वो जो चाहती है वो हासिल कर लेती है। ऐसी काली ताकतों ने उसे मगरूर बना दिया है। वह मुझे थोड़ी देर के लिए दिमाग में आने देती है, फिर सांस रोककर मुझे दूर कर देती है। मैं औरत की फितरत को खूब समझती हूँ। जब उसे मालूम होगा कि तुम मुझसे शादी करने वाले हो तो वह हसद और सौतापे की आग में जलेगी। वह तुम्हारे करीब मुझे बर्दाश्त नहीं करेगी। तुम्हें अपने पास बुला लेगी या तुम्हारे पास चली आएगी, या फिर मुझे नुकसान पहुंचाकर रास्ते से हटा देगी। वह थोड़ी देर के लिए मुझे अपने दिमाग में इसलिए आने देती है कि शायद मैं उसके पास हमेशा के लिए आ जाऊं, लेकिन मैं उसे खैर व शर का फ़र्क समझा कर आ जाता हूँ। ये मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि वह शैतानी माहौल को छोड़कर मेरे पास नहीं आएगी। हाँ, तुम्हारा यह अंदेशा दुरुस्त है कि वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। मेरे बाबा ने हम दोनों बहनों को नूरी कहा है, इसलिए मुझ पर भी काला जादू असर नहीं करेगा। यह बहस छेड़ने का मकसद यह है कि हम राहीला के अंदर हसद और सौतापे की आग भड़काकर वापस ला सकती हैं। यानी तुम चाहती हो कि हमारी शादी का ऐलान हो और वह तुम्हारे जलापे में वापस आए। मैं यही चाहती हूँ। कमाल है, तुम एक शौकन को बर्दाश्त करोगी। वो सिर्फ शौकन नहीं, एक अजीम काबिल एहतराम हस्ती की साहिबजादी है। बाबा फरीद वास्ती मरहूम ने मेरे वालिद को डाकू से फरिश्ता बना दिया था, उन्हें खुदा का महबूब बंदा बना दिया था। क्या मैं उनकी साहबजादी को दिलो जान से कबूल नहीं करूंगी? तुम बहुत ही खूबसूरत और तामीरी जज्बों की मालिक हो। तुमने मुझे खुश कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ शादी का ऐलान नहीं करूंगा। बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। कैसी गड़बड़? मैंने सुपर मास्टर का ओहदा इसलिए भी कबूल किया है कि जो शख्स सुपर मास्टर होता है उसे राज में रखा जाता है। उसकी तस्वीर कभी अखबारात में शाया नहीं होती। वो रेडियो के जरिए आवाज़ नहीं सुनाता, टीवी की स्क्रीन पर अपनी सूरत नहीं दिखाता। यही वजह है कि राहीला और उसकी माँ साराई को मेरे सुपर मास्टर होने का इल्म नहीं। वह माँ बेटी मुझे सिर्फ सलमान वास्ती की हैसियत से जानती हैं। मैंने यहाँ के जनरल और आला हुकाम से पहले ही कह दिया है कि मेरी शादी की भी कोई तस्वीर नहीं उतारी जाएगी और ना ही अखबारात में कोई खबर शाया होगी। हम राहीला तक इस शादी की खबर पहुंचाकर उसे वापस आने के लिए भड़काएंगे तो वो मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी बहुत सी मसरूफियात को समझते हुए
सुपर मास्टर के ओहदे को समझ लेगी, फिर कभी इंतकामन इंकशाफ करेगी कि सुपर मास्टर अरेरे दरअसल मुसलमान है और उसका नाम सलमान वास्ती है। ओह, मैंने इस पहलू पर गौर नहीं किया था कि हमारा इतना बड़ा राज जाहिर हो जाएगा। बाबा साहब ने ताकीद की थी कि मैं राहीला को सिर्फ नसीहतें करता रहूं, उसे जबरन अपनी जिंदगी में ना लाऊं, वरना नुकसान उठाऊंगा। शायद उन्होंने ऐसे ही हालात को समझते हुए मुझे ताकीद की थी। सुल्ताना सोचने लगी। बाबा साहब के हवाले से राहीला काबिल इज्जत थी, लेकिन किसी वक्त भी बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती थी। इस पहलू पर अच्छी तरह गौर करना था कि यह शादी राज में रखी जा सकेगी या नहीं। वह सलमान से यह सवाल करना चाहती थी। वो बोला, मैं सुपर मास्टर की हैसियत से ख्याल ख्वानी करना चाहता हूँ, तुम स्टीयरिंग संभालो। उसने कार रोक दी, जगह तब्दील कर ली। सुल्ताना ने स्टीयरिंग सीट पर आकर कार स्टार्ट की। सलमान ने खास मातियत के दिमाग में पहुंचकर पूछा, क्या रिपोर्ट है? मातियत ने कहा, सर, सुल्ताना के बेडरूम की अलमारी से पासपोर्ट और दूसरे जरूरी कागजात हासिल किए हैं। उनकी फोटो स्टेट्स मुतलका इंक्वायरी के शोबों ने इंटेलिजेंस के दफातर में पहुंचा दी गई हैं। तुर्की के सफारत खाने से राब्ता कायम है। जल्द ही मालूम हो जाएगा कि वो इस्तांबुल में कैसी जिंदगी गुजारती आई है। सुल्ताना हमारे मुल्क में क्या कर रही है? एक मुकामी अखबार से मुंसलिक है, बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टर है। पिछले दिनों इसने एक अहम सियासी शख्सियत के मुतालिक एक चौंका देने वाली खबर हासिल की थी। अखबार के मालिकान इससे बहुत खुश हैं। उस दफ्तर के लोगों का बयान है कि वो खुश्क मजाज लड़की है, किसी से दोस्ती नहीं करती। और कोई खास बात? जनरल साहब आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। उसने जनरल के दिमाग में पहुंचकर कोड वर्ड अदा किए, फिर पूछा, आपने मुझे याद किया है? जनरल ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारा इश्क कैसा चल रहा है? मैं नहीं जानता कि इश्क क्या होता है, सिर्फ इतना जानता हूं कि सुल्ताना मुझे बहुत प्यारी लगती है। जब उसके मुत्तल्लिक इंक्वायरी मुकम्मल हो जाएगी और आप लोगों को किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं होगा तो मैं उसे शरीक हयात बनाकर हमेशा साथ रखूंगा। यानी वो जादू कर रही है? शायद इसे जादू कहा जाता होगा, लेकिन आज आपकी गुफ्तगू में शौक ही क्यों है? शौकी भी ऐसी जिसके पीछे तंज छुपा हुआ है। मेरी गुफ्तगू में ये कुदरती तलखी है। हम फौजी तर्ज की जिंदगी गुजारने वाले इश्क को नुकसानदेह समझते हैं। तुम भी अपने इश्क से पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले हो। सलमान जरा संभल कर बैठ गया, फिर बोला, बात क्या है? मैंने पहले ही कहा था सुल्ताना के दिमाग में घुसकर उसके मुत्तल्लिक मालूमात हासिल करो। मेरे शुबे की किसी हद तक तस्दीक हो रही है। आप जरा वजाहत से फरमाएं। सुल्ताना के बंगले में तलाशी लेने में मेरा भी एक खास जासूस मौजूद है। उसने 15 मिनट पहले मुझसे राब्ता कायम किया था। मुझसे कह रहा था उसकी अलमारी से बरसों पहले का बहुत सीधा सा खत बरामद हुआ है। खत की तहरीर अरबी जुबान में है। जासूस को इस बात ने शुबे में मुब्तला किया कि एक तुर्की लड़की जो तुर्की और अंग्रेजी जानती है, उसे अरबी जुबान में किसने खत लिखा है। इस शुबे की वजह से उसने वो खत एक माहिर तहरीर को दिया। इंटेलिजेंस के शोबे में कई बूढ़े माहिरीन हैं जिनके जहनों में पुराने रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। जानते हो एक बूढ़े माहिर ने क्या रिपोर्ट दी है? आप सस्पेंस में मुब्तला कर रहे हैं। उसने रिपोर्ट दी है कि वो खत कोई 10 या 12 बरस पहले लिखा गया है और तहरीर शेख अल फारस गुलाम अल बरकी की है। सलमान के जहन को एक झटका सा लगा। एकदम से खतरा सर पर मंडलाने लगा। वो फौरन ही राब्ता खत्म करके सुल्ताना को खतरे से आगाह नहीं कर सकता था। ऐसा करने से जनरल को उस पर शुबा होता। जनरल ने पूछा, सुपर मास्टर अरेरे खामोश क्यों हो? आपने बहुत ही जबरदस्त चौंका देने वाली इतला दी है। मैं अपने पास बैठी हुई सुल्ताना को देख रहा हूं तो यकीन नहीं आ रहा। जनरल ने कहा, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। मैंने वाशिंगटन हेड ऑफिस वालों से कहा कि शेख अल फारस की जिंदगी में हमसे जो खत्तो किताबत होती रही है वो तमाम कागजात निकाले जाएं। शायद उनमें अरबी जुबान का कोई खत निकल आए। हमारे सफारत खाने से एक मातियत इस्लामी मुल्क को भी फैक्स के जरिए कहा गया है कि उनके पास से शेख अल फारस की तहरीर हो तो फौरन यहाँ पहुंचाई जाए। उससे मुआवजा करने के बाद ही माहिर तहरीर की रिपोर्ट की तस्दीक होगी। सलमान ने जनरल की बातों के दौरान उसके चोर ख्यालात पढ़े। उस इस्लामी मुल्क का नाम मालूम किया जहां से रिपोर्ट आने वाली थी। वो उस मुल्क के शाह से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने जनरल से कहा, जब तक रिपोर्ट की तस्दीक नहीं होगी मैं सुल्ताना पर नजर रखूंगा। अभी इसे किसी किस्म का शुबा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुझसे राब्ता कायम करते रहो। वो जनरल के दिमाग से निकलकर शाह के पास पहुंचा। वहां फैक्स के जरिए शेख अल फारस मरहूम की तहरीर का मुतालबा पहुंच गया था। शाह ने मुतलका शोबे के इंचार्ज को हुक्म दिया था। सलमान ने शाह के जरिए इंचार्ज तक रसाई हासिल की। वो एक रिकॉर्ड रूम में बैठा पुरानी फाइलें निकालकर शेख मरहूम की कोई तहरीर तलाश कर रहा था। एक फाइल में उनकी तहरीर नजर आई। सलमान ने इंचार्ज के दिमाग को अपने कंट्रोल में लिया। उससे एक कागज पर वही तहरीर अरबी जुबान में लिखवाई। नीचे शेख मरहूम के दस्तखत कराए। फिर फाइल बंद करा के उसे अलमारी में रखवा दिया। वो तहरीर एक खास दरबारी मुलाजिम के जरिए शाह तक पहुंचा दी। फिर इंचार्ज के दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। वो परेशान होकर सोचने लगा, मैं अभी क्या करता फिर रहा था? मैंने शाह के पास गलत तहरीर भेजी है। सलमान ने उसकी सोच में कहा, शाह को या अमरीकी हुकाम को कैसे मालूम होगा कि वो शेख मरहूम की तहरीर नहीं है? मेरे पास से जो रिपोर्ट जाएगी वही मुसद्दका होगी।
अगर मैं शाह के सामने गलत रिपोर्ट का एतराफ़ करूंगा तो मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। उसने कायल होकर सोचा, मैं अपनी जुबान बंद रखूंगा, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया? क्या मेरे दिमाग में कोई टेलीपैथी जाने वाला आया था? उसने सोच के जरिए आवाज़ दी, मेरे अंदर कोई है तो मुझे बताए कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसने 2-4 बार पूछा, फिर कोई जवाब ना मिलने पर खामोश हो गया। उसके ख्यालात कह रहे थे कि वो कर भी क्या सकता है। उसके अंदर कोई टेलीपैथी जानने वाला आया हो या ना आया हो, वो एक गलत तहरीर के जरिए शाह को धोखा दे चुका था और ये अच्छी तरह समझता था कि सच बोलने पर खर दिमाग शाह किसी टेलीपैथी को तस्लीम नहीं करेगा, उसकी गर्दन उड़ाने का हुक्म सादिर कर देगा। सलमान उसकी तरफ से मुतमईन होकर वॉशिंगटन के एक अफसर के पास पहुंचा। उसके जरिए रिकॉर्ड रूम में आया। पता चला वहां शेख मरहूम का कोई खत अरबी जुबान में नहीं है। जब वहां से भी इत्मीनान हो गया तो उसने सुल्ताना से कहा, तुमने बहुत बड़ी हमाकत की है। इतनी देर बाद तुम्हें ख्याल ख्वानी से फुर्सत मिली है। तुम्हारी एक हमाकत पर पर्दा डालने में इतनी देर लग गई। मुझे बार बार अहमक कह रहे हो, बात क्या है? तुमने अपने वालिद मरहूम का खत अलमारी में क्यों रखा था? वह हैरानी से बोली, मेरे बाबा का खत वो अलमारी में कैसे आ गया? इसका मतलब है तुम अलमारी में खत रखकर भूल गई। ऐसी ही भूल इंसान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है। वह तफसील बताने लगा कि किस तरह अरबी जुबान का एक खत माहिरीन तहरीर तक पहुंचा। उनकी रिपोर्ट ने बताया कि वह शेख मरहूम की तहरीर है। ये रिपोर्ट जनरल के पास आई, फिर एक शाह और वाशिंगटन के ईवानों तक पहुंची। सलमान ने कितनी तेजी से उस रिपोर्ट को गलत साबित करने की कोशिश की। अब इंटेलिजेंस वाले 24 घंटे सुल्ताना की निगरानी करेंगे और उसे अमेरिका से बाहर जाने नहीं देंगे। सुल्ताना ये सुनकर हंसने लगी। सलमान ने पूछा, मैंने कोई लतीफ़ा सुनाया है? ये बात नहीं है, मैं ये सोचकर खुश हो रही हूँ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। मुझे खतरे से 2-4 होते देखकर बर्क रफ्तारी से हरकत में आ गई। हर वो रास्ता बंद कर दिया जहां से मुझ पर शुबे की तस्दीक हो सकती थी। इतनी मेहनत करने से पहले तुमने मुझे भी कुछ नहीं बताया। तुम्हें बताने में वक्त ज़ाया होता। ज़ाया नहीं होता मेरे दीवाने महबूब, वो मेरे बाबा जानी का खत नहीं था। उसने चौंक कर पूछा, क्या कह रही हो? क्या तुम मुझे इतना नादान समझते हो कि बाबा जानी का खत होता तो उसे अलमारी में छोड़ आती, जबकि जानती थी कि पूरे बंगले की तलाशी ली जाने वाली थी? सलमान ने एक लंबी सांस खींचकर छोड़ते हुए कहा, मैं समझ गया, लैला ने तुम्हें खत लिखा होगा। तुम इतने समझदार नहीं हो, पता नहीं किसने तुम्हें सुपर मास्टर बना दिया है। अब मैं ये तो नहीं सोचूंगा कि अरब में तुम्हारा कोई आशिक रहता है जो अरबी जुबान में खत लिखता है। वस्ती हुई बोली, वो खत मैंने खुद लिखा और नीचे लैला का नाम लिख दिया है। तुम तलाशी लेने वालों को धोखा देना चाहती थी? हाँ, खत में लैला की तरफ से लिखा है, मेरी प्यारी सहेली। यह सुनकर खुशी हुई कि तुम किसी मिस्टर अरेरे से मोहब्बत करती हो। वो भी तुम्हें दिलो जान से चाहता है और जल्द ही तुम्हारी शादी होने वाली है। इस खुशी के मौका पर तुम्हें एक नसीहत करती हूँ, औरत को अपने शौहर के रंग में रंग जाना चाहिए। तुम्हें शादी के बाद अर्ज़ तुर्की को भूलकर अपने शौहर के मुल्क और कौम से मोहब्बत करनी चाहिए और उसी मुल्क की वफादार बनकर रहना चाहिए। अपने शौहर से बेइंतहा मोहब्बत करने के लिए तुम्हें अपना मजहब छोड़कर उसका मजहब कबूल कर लेना चाहिए। इसी तरह आपस के तमाम इख्तलाफात ख़त्म हो जाती हैं, मियाँ बीवी खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं, वगैरह वगैरह। सलमान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने खूब चाल चली है। हमारे जनरल और आला हुकाम को ज़बरदस्त मक्खन लगाया है। तुम पर से शुबा उठ जाएगा। चलो जल्दी से ईसाईयत कबूल कर लो। तौबा, खुदा न करे कि मैं अपने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर जाऊं। इससे पहले मर जाना पसंद करूंगी। और जो तुम लोगों ने मुझे ईसाई बना रखा है, तुम तो थाली के बैंगन हो। कभी लुढ़क कर हमारी तरफ आते हो, कभी जनरल की गोद में चले जाते हो। मैं ऐसा हूं तो मुझसे मोहब्बत क्यों करती हो? मुझे खाने में बैंगन पसंद है। वो हंसने लगा, फिर बोला, मैं अभी जनरल के पास आता हूँ। सिस्टर सोनिया के पास भी जाओ, उन्हें हमारी ज़रूरत हो सकती है। उन्हें कभी हमारी ज़रूरत नहीं होती, हमें ही उनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। वैसे लैला का उनसे बराबर राब्ता रहता है। तुम भी राब्ता करोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तुम भी तो जा सकती हो। देखते नहीं मैं कार चला रही हूँ। हादसे का शौक है तो बोलो, ख्याल खोनी शुरू कर दूँ? अच्छा भाई, सिस्टर के पास भी जाऊँ? अभी से ये हाल है, शादी के बाद तो हर मामले में पंजे झाड़कर पीछे पड़ जाया करोगी। अभी शादी नहीं हुई है, अच्छी तरह सोच लो। जब सोचकर मोहब्बत नहीं की तो शादी के लिए क्या सोचना? कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, जो होगा देखा जाएगा। उसने ख्याल खोनी की परवाज़ की। जनरल के दिमाग में पहुंचकर कोड वर्ज अदा किए, फिर कहा, वो अरबी खत हमें गुमराह कर रहा है। अभी मैंने सुल्ताना से बातों ही बातों में पूछा कि वो कितनी जुबानें जानती है। उसने बताया, तुर्की, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। लेबनान में उसकी एक सहेली रहती है जिसका नाम लैला है। उसकी सोबत में उसने थोड़ी अरबी सीखी है। वो अरबी जुबान समझ लेती है, पढ़ लेती है। उसकी सहेली ने इस जुबान में एक खत भी लिखा है जो उसकी अलमारी में रखा है। जनरल ने पूछा, इसका मतलब ये हुआ कि वो शेख मरहूम का खत नहीं है? इसकी तस्दीक माहिरीन कर सकते हैं। मैंने तो सुल्ताना का बयान सुना है। वाशिंगटन से इतला मिली है कि उनके रिकॉर्ड में कोई अरबी खत नहीं है। आपने किसी इस्लामी मुल्क के शाह से मुतालबा किया था? हाँ, वहाँ से भी रिपोर्ट मिलने वाली है। उसी वक्त जनरल के दिमाग से टिक 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 की आवाज़ें 3 बार उभरी। उसने कहा, सुपर मास्टर अरेरे, तुम अभी जाओ, आधे घंटे बाद राब्ता कायम करो। सलमान दिमाग से निकल आया। सुल्ताना से पूछा, अभी मैंने जनरल के दिमाग में टिक 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 की आवाज़ का इशारा सुना है। जनरल ने उसे सुनते ही दिमाग से जाने के लिए कह दिया। इसका मतलब है
टेलीपैथी के जरिए कोई दूसरा भी उससे बातें करता है, उसका कोई खास जासूस है। तुम उसके दिमाग में चुपचाप हो जाओ, वो योगा का माहिर है, ये तो मैं जानती हूँ। अगर कोई दूसरा दिमाग में होगा तो जनरल तुम्हारी सोच की लहरों को महसूस नहीं करेगा। अगर कोई दूसरा ना हुआ तो? दूसरा नहीं है तो फिर वो इशारा क्या था, तुम खतरा मोल लो। सलमान ने अल्लाह का नाम लेकर ख्याल ख्वानी की परवाज की। जनरल के दिमाग में पहुंचा, वहां कोई बोल रहा था, जिसके जवाब में जनरल ने गुस्से से पूछा, तुमने रिपोर्ट देने में इतनी देर क्यों की? वो बोला, सर मैं क्या कर सकता हूँ, आपने मुझे देर से शाह की आवाज़ सुनाई थी। शाह के जरिए रिकॉर्ड इंचार्ज तक पहुंचने में कुछ वक्त लग गया। उसके चोर ख्यालात पढ़ने से पता चला कि उसने शेख मरहूम का असल खत नहीं भेजा है, अपने हाथ से नकल करने के बाद शाह को दिया, और ऐसा उसने किसी मकसद के बगैर बेख्तियार किया है। साफ ज़ाहिर है कि किसी ने टेलीपैथी के जरिए उसे अपना मामूल बना लिया था। तुम शेख अल फारस का खत फौरन रवाना कराओ। मैंने इंचार्ज के दिमाग पर कब्जा जमा कर शेख अल फारस के असल खत के साथ उसे शाह के सामने पहुंचाकर उससे जुर्म का इतराफ़ करा लिया है। शाह ने उसकी मौत का हुक्म सुनाकर असली खत यहाँ रवाना कर दिया है। जनरल ने कहा, ताजुब है, सोनिया की ख्याल ख्वानी करने वाले कितनी जल्दी हमारे खुफिया मामला तक पहुंच जाते हैं। मार्टन, तुम भी ख्याल ख्वानी करते हो, मगर तुम्हें इतनी चालाकी नहीं है। दुश्मनों से भी कुछ सीखा करो। सर मैंने बहुत कुछ सीखा है और ये नतीजा निकाला है कि सोनिया की एक बहुत ही ज़बरदस्त चालाकी कामयाब हो रही है। उसने हमारे आपके करीब कोई ऐसा जासूस रखा है जो हमारा अपना बनकर हमारे अंदरूनी राज मालूम करता है और उन्हें सोनिया तक पहुंचाता है। या उनके टेलीपैथी जानने वालों ने हमारे किसी अहम आदमी के दिमाग पर कब्जा जमा रखा है। तुम्हारी दूसरी बात दुरुस्त लगती है। कोई दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला हमारे किसी अहम आदमी के जरिए मालूमात हासिल करता है, इसलिए इतनी जल्दी वो शाह और इंचार्ज के पास पहुंच गया था। सर अब आप तज्जिया करें, सुल्ताना की अलमारी से मिलने वाले खत का इल्म कितने लोगों को था? मेरा वो खास जासूस जो अलमारी से खत लेकर आया है, दूसरा मैं हूं, तीसरा सुपर मास्टर अरेरे और चौथे तुम हो। किसी पांचवें को इसका इल्म नहीं है। जनाब गुस्ताखी मुआफ करें तो मैं अर्ज करूं, हम चारों में से कोई गद्दार है। यह अपनी लाइल्मी में दुश्मन का अलाकार बना हुआ है। तुमने तशवीश में मुब्तला कर दिया है। फिक्र के मारे मेरा दम घुट रहा है। कोई गद्दार हमारे इतने करीब है तो इसका मतलब ये होगा कि वो दूसरे अहम राज भी जानता है। उसे यह भी मालूम होगा कि हमने अपने तमाम टेलीपैथी जानने वालों को कहाँ छुपाया है, और इन तमाम टेलीपैथी जानने वालों को किसी वक्त भी हलाक किया जा सकता है। जी हाँ जनाब, हम ज़बरदस्त नुकसानात से दो चार होने वाले हैं। हमें फ़ौरन ही कुछ करना होगा। ये मत बोलो कि कुछ करना होगा, ये बताओ कि क्या करना होगा। सर मुझे सोचने का मौका दें। इस सिलसिले में सुपर मास्टर की जहानत काम आएगी। उसकी जहानत खाक हो रही है। इश्क ने उसे निकम्मा कर दिया है। अगर सुल्तानत दुश्मन साबित हुई तो साबिक सुपर मास्टर की तरह इस सुपर मास्टर अरेरे को भी गोली मार दूंगा। जनाब फिलहाल मिस्टर अरेरे की कोई गलती जाहिर नहीं हुई है, आप उससे बात करके देखें। अगर वही गद्दार हुआ तो अभी तो आप मुझ पर भी शुबा कर सकती हैं, आप खुद पर भी शुबा करें। कोई दुश्मन आपकी लाइल्मी में आपके दिमाग पर कब्जा जमा सकता है। यू शट अप। मैं फौलादी दिमाग रखता हूं, कोई मेरी इजाजत के बगैर मेरे अंदर नहीं आ सकता। क्या आप पिछले दिनों बीमार नहीं हुए थे? चंद घंटों के लिए सही, आपका दिमाग जरा भी कमजोर नहीं हुआ था। क्या दुश्मन आपके दिमाग में नहीं आ सकते? तुम महज ख्याल कायम कर रहे हो। आप भी सुपर मास्टर अरेरे के खिलाफ सिर्फ ख्याल कायम कर रहे हैं। अभी तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। सॉरी टू से सर, मैं अपने मुल्क को किसी भी तबाही से बचाने के लिए आप पर भी शुबा कर सकता हूँ। वो कायल हो गया मगर अफसराना शान से बोला, अच्छा ज्यादा ना बोलो, मैं अभी मास्टर अरेरे से इस सिलसिले में बात करूंगा। सलमान उसके दिमाग में वापस आ गया। सुल्ताना को नए खतरे के मुतल्लिक बताने लगा। फिर उसने कहा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि जनरल मेरी लाइल्मी में मार्टन रसल से काम ले रहा होगा। सुल्ताना ने पूछा, ये वही मार्टन रसल है ना जो जिब्रील ग्रांट के दिमाग में छुपा रहता था और उसे पारस के खिलाफ भड़काता रहता था? हाँ, ये वही मार्टन रसल है। शाह के पास से बाबा जानी का असल खत आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी तहरीर बाबा जानी से मुख्तलिफ है। ये तो ठीक है, मगर दूसरा पहलू देखो, मेरा उस इंचार्ज के दिमाग में जाना गलत हुआ। इससे जनरल को यकीन हो गया कि एक दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला उसके बहुत करीब है। तुम बहुत जल्दबाज हो, मुझसे उस खत का जिक्र नहीं किया, पहले इंचार्ज के पास चले गए। मैंने पहली बार तुम्हें ऐसी गलती करते देखा है। जनरल ठीक कहता है कि इश्क ने मुझे निकम्मा कर दिया है। मैं तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए उधर दौड़ पड़ा था। अब तुम दूसरी गलती कर रहे हो। वो क्या? कितनी देर से कह रही हूँ कि सिस्टर सोनिया के पास जाओ। हालात बता रहे हैं कि हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार होने वाले हैं। मैं अभी जाता हूँ। वो जा ना सका। जब मेरे क्वे ट्रांसमीटर से इशारा मौसूल हुआ था। उसने ट्रांसमीटर निकाल कर उसे ऑपरेट किया, फिर कोड वर्ड्स अदा करके पूछा, क्या बात है? दूसरी तरफ से कहा गया, आप जनरल साहब से रब्ता करें। उसने ट्रांसमीटर को ऑफ करते हुए कहा, ऐसी मसरूफियात हैं कि सिस्टर के पास जाने का मौका नहीं मिल रहा। तुम किसी स्नैक बार के सामने कार रोककर कॉफ़ी पीने के बहाने सिस्टर के पास जाओ। मैं जनरल के पास जा रहा हूँ। वो जनरल के पास गया। जनरल ने उसे बताया कि शाह के रिकॉर्ड रूम में जो इंचार्ज है उसके दिमाग में कोई दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला गया था। उसने शेख अल फारस के खत के बारे में भी धोखा देने की कोशिश की थी
इसके बावजूद असल खत मेरे पास पहुंचने वाला है। सवाल पैदा होता है, दुश्मन को इतनी जल्दी कैसे मालूम हो गया कि मैंने फलां मुल्क के शाह से शेख अल फारिस की तहरीर मांगी है? सलमान ने कहा, यह सवाल तशवीश पैदा करता है कि कोई दुश्मन हमारे बहुत करीब है या हमारे अंदर रहता है। क्या तुमने सुल्ताना को किसी शाह के मुतल्लिक बताया था? मैं भला किस शाह का जिक्र कर सकता हूँ? आपने मुझे ये नहीं बताया था कि किस मुल्क के शाह से शेख अल फारिस का कोई खत तलब किया गया है। जनरल ने कायर होकर कहा, हाँ मैंने तुम्हें नहीं बताया था, मगर तुम्हारा क्या ख्याल है, हमारे दरमियान कोई गद्दार है? हमें सिर्फ गद्दार को तलाश नहीं करना है, सोनिया की किसी कमजोरी को या उसके किसी साथी को अपनी गिरफ्त में रखना है, ताकि वो कभी हमें तबाही के धाने पर लाए तो हम उस कमजोरियों को सामने लाकर अपना बचाव कर सकें। ऐसी कोशिशें हम करते ही रहते हैं, लेकिन तमाम ज़राए इस्तेमाल करने के बावजूद हम सोनिया सानी और अली तैमूर को कैदी न बना सके। कब तक नाकामी होगी? आखिर हमारे हिस्से में भी कामयाबी आएगी। कामयाबी का इंतज़ार करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं। तुम अभी सुल्ताना के दिमाग को कमज़ोर बनाओ और उसके चोर ख्यालात पढ़ो। मुझे यकीन है हमारे अंदर छुपा हुआ गद्दार जाहिर हो जाएगा। आप सुल्ताना पर क्यों शुबा कर रहे हैं? क्या तुम्हारी समझ में नहीं आया कि उसकी अलमारी से बरामद होने वाले खत का मुआजना शेख अल फारिस की तहरीर से किया जाने वाला था? दुश्मन ने इससे पहले इंचार्ज के दिमाग में जाकर उसे गुमराह किया। यानी दुश्मन नहीं चाहते थे कि सुल्ताना की अलमारी से पाए जाने वाले खत का मुआजना शेख अल फारिस की तहरीर से किया जाए। जब वो ऐसा नहीं चाहते तो फिर यकीनी बात है कि वो सुल्ताना से गहरा ताल्लुक रखते हैं। हाँ, इस पहलू से उस पर शुबा होता है। मैं पहले ही कह चुका हूँ, इश्क ने तुम्हारे सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर दी है। तुम्हें सुपर मास्टर के ओहदे से छुट्टी कर लेनी चाहिए। बहरहाल अभी 10 मिनट के अंदर रिपोर्ट दो कि सुल्ताना के दिमाग से क्या कुछ मालूम हुआ है। उसका दिमाग कमज़ोर करते ही मुझे इतला देना। इसके बाद उसके चोर ख्यालात पढ़ते रहना। जाओ, सिर्फ 10 मिनट में आओ। ये वक्त काफ़ी नहीं। सुल्ताना ने एक स्नैक बार के सामने गाड़ी रोकी है। हल्का नाश्ता करने और कॉफ़ी पीने के बाद आगे बढ़ेगी। मैं रास्ते में उसे ट्रैप नहीं कर सकूंगा। तुम फजूल सी बातें कर रहे हो। उसे कहो घर जाकर कॉफ़ी पियेंगे। उसने सैंडविच खाना शुरू कर दिया। क्या मैं उसका खाना फेंक कर जबरन उसे बंगले में ले जाऊं? तुम ना ले जाओ, मैं अभी अपने ज़राए से उसका दिमाग कमज़ोर बनाऊंगा। सलमान ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर कहा, वाकई मुसीबत आ रही है। जनरल की जिद है कि तुम्हारे दिमाग को कमज़ोर बनाकर तुम्हारे चोर ख्यालात पड़े जाएं। ऐसे वक्त मार्टिन रसल भी तुम्हारे अंदर पहुंचना चाहेगा। हम जनरल को किसी तरह धोखा नहीं दे सकेंगे। वो मुझे किस तरह कमज़ोर बनाने को कह रहा था अपने ज़राए इस्तेमाल करेगा। इसका मतलब उसके आदमी अभी तुम पर हमला करेंगे। तुम्हें ज़ख्मी किया जा सकता है या किसी दवा के जरिए किसी असाबी कमज़ोरी में मुब्तला किया जा सकता है। ठहरो, मैं देखता हूँ कि इस सिलसिले में मेरे मातहत क्या कर रहे हैं। सलमान के मातहत भी जनरल के महकूम थे। उसी के हुक्म से सुल्ताना का ताक़ुब कर रहे थे। ख़ास मातहत के दिमाग में पहुंचने से मालूम हुआ उसे ट्रांसमीटर के जरिए हदायत दी जा रही हैं कि सुल्ताना को जल्द से जल्द किसी तरह ट्रैप किया जाए और उसके दिमाग को कमज़ोर बनाया जाए। सलमान ने सुल्ताना से कहा, वो अभी आ रहे हैं, इसी कार में तुम्हें घेर लेंगे और एक इंजेक्शन लगाएंगे। उन्हें यकीन है कि मैं मुदाखलत नहीं करूँगा। वो बोली, ठीक है, मेरी बेबसी का तमाशा देखते रहना। कैसी बातें करती हो? कोई तुम्हें हाथ लगाए और मैं खामोश रहूँगा? मैं एक एक को गोली मार दूंगा। सुपर मास्टर के ओहदे पर लानत भेज दूंगा। मेरे जीते जी कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तुम्हारी बातें सुनकर मैं अपनी किस्मत पर नाज कर रही हूँ। वाकई मुझे दिलो जान से चाहते हो, लेकिन तुम बदस्तूर सुपर मास्टर रहोगे। मेरी हमायत में कुछ नहीं करोगे। दुश्मनों को आने दो, मेरे दिमाग को कमज़ोर होने दो। क्या कह रही हो? क्या दिमाग चल गया है? नहीं, मैं अभी सिस्टर से मशवरा लेने गई थी। उन्होंने कहा है कि मुझे दिमागी कमज़ोरी में मुब्तला होकर दुश्मनों की हसरत पूरी करनी चाहिए। सलमान हैरानी से और सवालिया नज़रों से अपनी महबूबा को देखने लगा। फिर उसने सोचा, सोनिया जब भी चलती है उल्टी चाल चलती है, लेकिन नतीजा खातिर ख्वाह निकलता है। यकीनन इस उल्टी चाल से जनरल की खोपड़ी उलटने वाली थी। मैं सिकंदरिया के एक रेस्तोरां में बैठा हुआ था। पता नहीं कितनी देर हो गई थी। इतनी देर तक मैं ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ रहा था। एल्पा के अंदर रहकर उसे और पारस को लबनान की सरहद पार कराना चाहता था। जब वो दोनों हेलीकॉप्टर में सवार होकर वहां से रवाना हो गए तो मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। मैं बाहर किसी पब्लिक मुकाम पर ख्याल ख्वानी करते वक्त मोहतात रहता हूँ। आसपास हल्की सी आहट होती है तो चौंक जाता हूँ, लेकिन इस बार एल्पा ने मेरे बेटे को बड़ा परेशान किया था। उससे दुश्मनी भी करती थी, इसलिए मैं ख्याल ख्वानी में डूबा हुआ था। इतना महव हो गया था कि अपने करीब किसी को महसूस नहीं कर सका। जब दिमागी तौर पर रेस्तोरां के कैबिन में दाखिल हुआ तो एक हसीन दोशीज़ा को देखकर चौंक पड़ा। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली। तकदीर ने मेरे कोटे में औरतों की हाजिरी ज़्यादा रखी थी। मैंने दोनों कानों को पकड़ते हुए कहा, लोग अल्लाह ताला के हजूर शैतान से पनाह मांगती हैं, मैं औरतों से पनाह मांगता हूँ। तुम गलत बंदे के पास आ गई हो बीबी। वो मुस्कुरा कर बोली, मेरा पेशा ही गलत लोगों के पास जाना है। मैं बिल्कुल सही गाहक के पास आई हूँ। सॉरी, मैंने गलत कहा था कि गलत बंदा हूँ। मुझे शरीफ आदमी समझकर मुआफ़ कर दो और यहाँ से जाओ।
तुम 1.5 घंटे से सर झुकाए क्या सोच रहे थे? मैंने हैरानी से पूछा। तुम यहाँ 1.5 घंटे से बैठी हो? हाँ। मैंने रेस्टोरेंट के मैनेजर को टाइम नोट करा दिया था। मेरे 1.5 घंटे की फीस $110 हो चुकी है और जितनी देर चाहो तुम्हारे पास रहूंगी। अरे क्या ज़बरदस्ती है, मैंने तुम्हें बुलाया नहीं था। तो अब फिर जब आई थी उसी वक्त इनकार कर देते। मुझे तो पता भी ना चला कि तुम कब आई थी। ये मेरी गलती नहीं है। मैनेजर गवाह है कि तुमने 1.5 घंटे से मुझे एंगेज रखा है और अब 5 मिनट और गुजर गए हैं। मैंने जल्दी से $200 निकाल कर उसके आगे रखते हुए कहा, पीछा छोड़ो। वो नोट उठाकर पर्स में रखना चाहती थी। मैंने दिमाग पर कब्जा जमाकर उसके हाथ से नोट लेकर अपनी जेब में रखे, फिर उसके दिमाग को ढील देते हुए उसके हाथ से पर्स की जिप लगाई। उसे सोचने का मौका नहीं दिया कि अभी उसके साथ क्या हुआ है। वो उठकर उसी शान से गई जैसे एक अनाड़ी गाहक से कुछ खोए बगैर $200 जीत कर जा रही हो। मैंने रेस्टोरेंट का बिल अदा किया, फिर एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ा। पारस अल्पा के साथ पहले इस्तांबुल फिर पेरिस जाना चाहता था। मैं भी इस्तांबुल जा रहा था। उम्मीद थी वहां बेटे से मुलाकात हो जाएगी। मैंने एयरपोर्ट पहुंचकर बोर्डिंग कार्ड हासिल किया। परवाज का वक्त हो चला था। मैं तैयारी में आ गया। सीट पर बैठते ही लैला ने दिमाग में आकर कोड वर्ड्स अदा किए। मैंने कहा, आओ लैला, क्या मैं सिर्फ काम के वक्त याद आता हूँ? नहीं, वो बात यह है कि वो बातों के दरमियान शर्माती थी, अटक अटक कर बोलती थी। बहुत अच्छा लगता था। शायद इसलिए अच्छी लगती थी कि मेरे पास आकर छोटी सी हो जाती थी, अपने में सिमट कर शर्माती थी। उसने कहा, बात यह है कि आजकल सिस्टर सोनिया के पास बहुत मसरूफ़ रहती हूँ। अभी आपसे बहुत काम है। सुल्ताना खतरात में घिरी हुई है। उसके दिमाग को कमज़ोर बनाया गया है। मार्टिन रसल उसके ख्यालात पढ़ने वाला है। आप फ़ौरन आए, मैं भी उसके दिमाग में मौजूद रहूंगी। मैं सीट बेल्ट बांधकर सुल्ताना के दिमाग में पहुंच गया। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस कर रही थी। मेरी और लैला की सोच को महसूस नहीं कर रही थी। सलमान उसे स्टीयरिंग से हटाकर खुद बैठ गया। अब कार ड्राइव करते हुए कह रहा था, मुझे अफसोस है सुल्ताना, उन्होंने मेरे सामने तुम्हें जबरन इंजेक्शन लगाया। मैं एतराज़ ना कर सका। वो लोग मेरे मातियत थे और ऐसा करने पर मजबूर थे क्योंकि तुम मुझे अपने दिमाग में ना आने देती थी। वो नकाहत से बोली, तुम मोहब्बत से दुश्मनी कर रहे हो और जब दुश्मनी शुरू हो जाए तो मोहब्बत नहीं रहती। मुझे गलत ना समझो, मैं आला हुक्काम के इत्मीनान के लिए तुम्हारे चोर ख्यालात पढ़ना चाहता हूँ। यह अच्छी बात नहीं है। मैं तो तुम्हारे मुल्क की वफादार हूँ। जब तुमसे मोहब्बत है तो क्या तुम्हारे मुल्क और तुम्हारी कौम से मोहब्बत नहीं होगी? जब तुम सच बोल रही हो, तुम्हारे दिल में कोई खोट नहीं है, तो मुझे ख्यालात पढ़ लेने दो। तुम अपने आला हुकाम से कह दो कि मेरे ख्यालात पढ़ चुके हो, मैं सच्ची और वफादार हूँ। तुम मुझे झूठ और फरेब सिखा रही हो। दरअसल औरत अपने मर्द के लिए खूबसूरत और खट्टे मीठे से जज्बे को छुपा कर रखती है, उसे अपने मर्द पर भी जाहिर नहीं करती। मैं भी तुमसे कुछ पर्दा रखना चाहती हूँ। पर्दा ना हो तो औरत की आदि कशिश खत्म हो जाती है। मैं तुम्हारी ये बात तस्लीम करता हूँ मगर अपने फ़र्ज से मजबूर हूँ। ये लो तुम्हारा बंगला आ गया, या मैं तुम्हारे ख्यालात पढ़ूंगा। उसने अहाते में दाखिल होकर गाड़ी रोकी, बाहर आया, दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसे सहारा दिया। वो बोली, बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है, मैं अपने बेडरूम तक कैसे जाऊंगी? जवाब में सलमान ने उसे दोनों बाजू में उठा लिया। वो बोली, नहीं नहीं, ये क्या करते हो, मुझे नीचे उतार दो। तुमने कहा था चल नहीं सकोगी। मैंने उठाने के लिए नहीं कहा था, मुझे शर्म आ रही है, प्लीज़ उतार दो। वो उसे उठा हुए बेडरूम में आया, फिर बिस्तर पर लिटा दिया। इसके बाद बोला, आंखें बंद करके आराम से लेटी रहो, कोई बात ना करना। उसने आंखें बंद कर लीं। सलमान उसके दिमाग में आ गया। वैसे उसका दिमाग कमज़ोर पड़ते ही मार्टिन रसल पहुंच चुका था और चुपके चुपके अहम मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इससे पहले लैला उसके चोर ख्यालात को मुकफ्फल कर चुकी थी और बहन के लहजे में कमज़ोरी से बोल रही थी। मार्टिन रसल सवाल कर रहा था, वो जैसे बेख्तियार जवाब दे रही थी। मेरा नाम सुल्ताना शेख है, बाप का नाम शेख गुलाम अली है। मेरा बाप मुसलमान और माँ यहूदी थी, दोनों का इंतकाल हो चुका है। मैंने बड़ी लगन से इल्म नजूम हासिल किया, क्या आफाशनास भी हूँ। इस इल्म की मदद से मैं अखबारात के लिए बड़ी कामयाब रिपोर्टिंग कर लेती हूँ। मार्टिन ने पूछा, तुम्हारे दिमाग में कौन आता है? वो बोली, पहली बार मिस्टर अरेरे आए थे। मैं अपने अंदर बेचैनी महसूस करने लगी। जब मैंने बेख्तियार सांस रोकी तो मुझे सुकून मिल गया। मिस्टर अरेरे ने बताया कि वो मेरे दिमाग में आए। मैंने सांस रोककर उन्हें बाहर कर दिया। तब मेरी समझ में आया कि अपने अंदर बेचैनी महसूस हो तो सांस रोक लेना चाहिए। इसके बाद मैंने अपने महबूब को दिमाग में आने नहीं दिया। कोई दूसरा आता है? पता नहीं, 2-4 बार मैंने बेख्तियार सांस रोक ली थी। मेरा महबूब मुझसे मीलों दूर रहता है, शायद वही आता हो। आज मुलाकात होने पर मैंने साफ साफ कह दिया है कि यूं मेरे अंदर चुपचाप आने की कोशिश ना किया करो। सोचकर शर्म आती है कि वो प्यार भरे जज्बों को पढ़ रहा है। तुम्हारी अलमारी से एक खत बरामद हुआ है, उसे अरबी ज़ुबान में किसने लिखा है? मेरी एक सहेली लैला ने लिखा है। वो तहरीर शेख अल फारस से मिलती जुलती है। ये शेख अल फारस कौन साहब हैं? तुम अनजान बन रही हो, हकीकत छुपा रही हो। मैं तो तुम्हारे बस में हूँ, 1000 कोशिश करूँ तब भी कुछ नहीं छुपा सकूंगी। किसी ने रिकॉर्ड रूम के इंचार्ज को टेलीपैथी के जरिए ट्रैप किया था। उससे शेख अल फारस का असल खत हमारे पास पहुंचाने से रुका था। कोई ये नहीं चाहता था कि तुम्हारे पास से हमें जो खत मिला हम उसका मुआवजा शेख अल फारस के खत से करें।
ऐसी हरकतों से पता चलता है कि कोई टेलीपैथी जानने वाला तुम्हारे दिमाग में आता है और तुम उसे महसूस नहीं करती हो। मेरा दिमाग हसास है, यकीन ना हो तो मिस्टर अरेरे से मालूम करो। मैं मानता हूं तुम बहुत हसास हो, लेकिन किसी ने तुम्हारी लाइल्मी में तुम पर तनवीमी अमल किया है। तुम्हारे दिमाग को अपनी मखसूस सोच की लहरों के लिए बेहिस बना दिया। क्या ऐसा मुमकिन है? किसी ने मुझ पर तनवीमी अमल किया और मुझे खबर न हुई? तनवीमी अमल के दौरान अपने मामूल को हुक्म दिया जाए कि वो इस अमल को भूल जाए तो वो तनवीमी नींद से बेदार होने के बाद अपने अमल को भूल जाता है। तुम जो कह रहे हो उसके मुतल्लिक मैं कुछ नहीं जानती। जान जाओगी। मैं अभी तुम पर अमल करूंगा। इस अमल के बाद तुम मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं करोगी। वो परेशान होकर बोली, नहीं, मैं ऐसा अमल नहीं करने दूंगी। किसी औरत के दिमाग में चोरी छुपे आना शराफत नहीं है। सलमान ने कहा, मिस्टर, तुम जनरल के खास आदमी हो। मैंने इस हद तक तुम्हें ख्यालात पढ़ने का मौका दिया है। अभी और जितना पढ़ना चाहो पढ़ लो। जनरल को रिपोर्ट दो, ये दुश्मन नहीं है। मुझे दिलो जान से चाहती है। मैं ये नहीं चाहूंगा कि मेरी होने वाली शरीके हयात के दिमाग में तुम चुपचाप आते जाते रहो। मार्टन रसल ने कहा, सुपर मास्टर अरेरे, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं मगर जनरल के हुक्म से मजबूर हूं। बताओ, ऐसी सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? जनरल के पास आओ, हम उनसे बात करेंगे। वो दोनों जनरल के पास आए। उसने सलमान का इतराज सुनकर कहा, सुपर मास्टर अरेरे, फर्ज के सामने तुम्हारी मोहब्बत की अहमियत नहीं। अगर तुम्हें इतराज है कि तुम्हारी होने वाली बीवी के दिमाग में मार्टन ना जाए तो तुम उसे बीवी ना बनाओ। सलमान ने कहा, मैं टेलीपैथी जानता हूं। मैं उस पर तनवीमी अमल करके उसके अंदर रहा करूंगा। वो मेरी बीवी होगी, फिर मैं उसे नहीं बताऊंगा कि मैं चुपचाप उसके ख्यालात पढ़ता हूं और आपको बताता हूं। बेशक तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन यह काम मैं मार्टन से लेना चाहता हूं। तुम मेरे तरीक़ेकार पर एतराज़ नहीं कर सकते। मैं अपनी ज़ाती मामलात पर एतराज़ कर सकता हूं और सुल्ताना का ताल्लुक मेरी ज़ात से है। मार्टन उसके चोर ख्यालात पढ़ चुका है। वो मासूम है, किसी साजिश में मुलविस नहीं है, लेकिन वह अनजान है। कोई उसकी लाइल्मी में उसके अंदर रहता है और तुम्हारी बातें सुनता रहता है, जैसा कि आज उसने अलमारी से मिलने वाले खत के बारे में सुन लिया और फौरन अपने तौर पर हमाकत कर बैठा। उसकी हमाकत ने भेद खोल दिया। अगर आप समझते हैं कि वह अनजाने में आलाकार बन गई है, तब भी वो बेकसूर है। मैं वादा करता हूं कि अभी उससे दूर हो जाऊंगा, बल्कि उसे इस्तांबुल जाने का हुक्म दूंगा। सुपर मास्टर के ओहदे से सुबकदोश होने के बाद उससे शादी करूंगा, लेकिन ये नहीं चाहूंगा कि मेरी होने वाली शरीके हयात के दिमाग में कोई टेलीपैथी जानने वाला मौजूद रहे। और वो दुश्मन जो चुपचाप मौजूद रहता है, उसे कैसे निकालोगे? मैं उसे ढूंढ निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। जब ढूंढ निकालोगे तब मार्टन भी उसके अंदर से निकल जाएगा। अभी बहस में वक्त ज़ाया न करो। मार्टन, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि सुल्ताना पर तनवीमी अमल करो। सलमान परेशान होकर सोनिया के पास आया। उसे तमाम रुदात सुनाकर बोला, जनरल मुझसे बदजन हो गया है। मैं 1 घंटा पहले मार्टन की मौजूदगी में चुपचाप उसके अंदर गया था। वो कह रहा था, सुल्ताना दुश्मन के अलाकार साबित हुई तो साबका सुपर मास्टर की तरह मुझे भी गोली मार दी जाएगी। सोनिया ने कहा, मार्टन से ख्याल ख्वानी के जरिए काम लेने का मतलब यह है कि वो तुम पर एतमाद नहीं करता। जहां भरोसा उठ जाए वहां नहीं रहना चाहिए। लैला से कहो मार्टन के तनवीमी अमल को चुपचाप नाकाम बनाए। तुम इदारे में जाकर जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी से मशवरा करो। ब्रायन वुल्फ को भी तमाम हालात बताओ। फिर जो सबका फैसला होगा उस पर अमल करो और मुझे फैसले से आगाह करो। उसने लैला से कहा कि वो मार्टन के अमल को नाकाम बनाती रहे। वह भी ब्रायन वुल्फ और तबरेज़ी साहब से मशवरा करके आएगा। लैला ने कहा, तुम जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी के पास जाओ, मैं वुल्फ को हालात बता दूं। सलमान मेरे पास आना चाहता था। लैला उसका रास्ता बदल कर मेरे पास आई। मुझे ज़रूरी बातें बताने के बाद पूछा, अब क्या होगा? मैं मार्टन को तनवीमी अमल से रोक सकती हूँ, लेकिन बाद में भेद खुल जाएगा कि अमल नाकाम रहा है। न्यूयॉर्क में सुल्ताना और सलमान के लिए खतरात बढ़ जाएंगे और वे इस मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे। मैंने कहा, बस इतनी सी बात से परेशान हो गई हो? तुम इसे मामूली सी बात कह रहे हो, क्या खतरा नहीं है? खतरा ज़रूर है। सुल्ताना के पास चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि खतरात को खिलौना बनाकर किस तरह खेला जाता है। हम सुल्ताना के पास आए। मार्टन रसल वहां मौजूद था। सुल्ताना से कह रहा था, तनवीमी अमल के लिए खुशी से राजी हो जाओ, वरना मैं तुम्हें गहरी नींद सुलाकर तुम्हारे ख्वाबीदा दिमाग पर अमल करूंगा। वह परेशान होकर सलमान को आवाज़ दे रही थी, मिस्टर अरेरे, तुम कहाँ हो? तुम्हारी मोहब्बत मुझे नुकसान पहुंचा रही है। मार्टन ने कहा, हमारा सुपर मास्टर भी मजबूर है। मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन जनरल का हुक्म मानना लाजमी है। मैंने सलमान के लहजे में कहा, मार्टन, मुझे खुशी है कि तुम मेरी मदद करते हो। अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो हम एक तदबीर पर अमल करके सुल्ताना के अंदर छुपे हुए दुश्मन को बेनकाब कर सकती हैं। मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन जनरल, मैंने बात काट कर कहा, जनरल के हुक्म पर ज़रूर अमल करो, मगर यह भी तो सोचो, अगर कोई दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला सुल्ताना के अंदर छुपा रहता है तो। मैं बोलते बोलते रुक गया। उसने पूछा, क्या बात है, चुप क्यों हो गए? मैंने कहा, मैं आगे कुछ कहूँगा तो वह दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला भी सुनेगा। हाँ, वो ज़रूर सुनेगा। ठहरो, मैं अभी आता हूँ। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हुआ, फिर मार्टन के दिमाग की तरफ छलांग लगाई। वह सांस रोकना चाहता था। मैंने जल्दी से कहा, मैं हूँ सुपर मास्टर अरेरे। हमारे दरमियान कोड वर्ड्स मुकर्रर नहीं है।
अगर मैं सुल्ताना के दिमाग में रहकर तुमसे कहता कि तुम्हारे दिमाग में आ रहा हूं, तो वो दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला भी चुपचाप तुम्हारे अंदर आ जाता। वो कायल होकर बोला, ये आपने दानिशमंदी से काम लिया है। आप कुछ कहते कहते रुक गए थे। मैं कह रहा था अगर दुश्मन सुल्ताना के अंदर मौजूद है तो वो तुम्हारे तनवीमी अमल को नाकाम बना देगा। हाँ, ये बात मेरे ज़हन में है, लेकिन जनरल नहीं मानेगा। वो तो यही कहेगा कि मेरे अमल की नाकामी से भी दुश्मन की मौजूदगी जाहिर हो जाएगी। ये साबित हो जाएगा कि सुल्ताना उसकी आलाकार है। मैंने देखा कि वो रवानी में बोल रहा है और मुझे उसके अंदर अच्छी तरह जम जाने का मौका मिला, तो मैंने अचानक ही दिमाग को ज़बरदस्त झटका पहुंचाया। उसके हलक से एक चीख निकली। वो एक कुर्सी पर बैठा हुआ था, कुर्सी समेत पीछे की तरफ उलट गया। उसका सर बुरी तरह दुख रहा था, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो फर्श पर पड़ा कराह रहा था। जब अंधेरा छटने लगा, तकलीफ जरा कम हुई तो उसने कराहते हुए कहा, मास्टर, तुम एक औरत की खातिर अपने ख्याल ख्वानी करने वाले से दुश्मनी कर रहे हो। उल्लू के पट्टे, मैं तुम्हारा सुपर मास्टर नहीं हूं। तुम वही मार्टन हो ना जो जिब्रील ग्रांट के अंदर छुपा रहता था और उस इंसानी रिपोर्ट के जरिए पारस को नुकसान पहुंचाना चाहता था। अब मैं तुम्हारे अंदर रहा करूंगा और तुम्हें खबर नहीं हुआ करेगी। वो चीख कर बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने दूसरी बार झटका पहुंचाया। वो फर्श पर मछली की तरह तड़पने लगा। अब उसमें चीखने की भी तवानाई नहीं रही थी। वो दम तोड़ने वाले मरीज की तरह बड़ी कमजोरी से कराह रहा था। मैंने लैला के पास आकर कहा, चलो मैं तुम्हें मार्टन के दिमाग में आने की दावत दे रहा हूँ। वो हैरत से बोली, मार्टन के दिमाग में? क्या वो सांस नहीं रोकेगा? तुम आओ तो सही। वो ख्याल ख्वानी की परवाज करती हुई मार्टन के दिमाग में आई। मैं भी आ गया। उसने कहा, यह तो मुर्दे की तरह पड़ा हुआ है, तुमने इसके अंदर कैसे जगह बना ली? मैंने पिछली बार कहा था कि तुम्हारे किसी काम आकर मुझे खुशी होगी। दरअसल तुम्हारे काम आने की लगन और जज्बे ने मुझे इसके अंदर पहुंचा दिया। तुम बातें खूब बनाते हो। पहले एक काम करता हूँ, फिर बात करता हूँ। काम हो जाए तो उसे बातें बनाना नहीं कहते। ये दुरुस्त है कि बराह रास्त तो तुम्हारा कोई काम नहीं किया है। तुम्हारी बहन को दुश्मन के तनवीमी अमल से बचाया है। मुझे बताओ, तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? वस्ती भी बोली, तुमने मेरी बहन को बचाकर मेरा ही काम किया है। ये बताओ, इस ज़िबा होने वाले बकरे का क्या होगा? क्या अब जनरल से खुली दुश्मनी होगी? सलमान सुपर मास्टर नहीं रहेगा? जरूर रहेगा। उसे सुपर मास्टर के ओहदे पर कायम रखने के लिए मैंने मार्टन को शिकार किया है। तुम इस पर तनवीमी अमल करो, ये तुम्हारी मर्जी के मुताबिक। जनरल को रिपोर्ट देगा कि सुल्ताना किसी के आलाकार नहीं है और वह तुम्हारी सोच की लहरों को महसूस नहीं करेगा। वाह, वाकई अब तो हम बड़े फ़ायदे उठा सकते हैं। तो फिर उठाओ फ़ायदा, अमल शुरू करो। मैं सोनिया और सलमान के पास जा रहा हूँ। मैं सोनिया के पास आया। वहाँ सलमान कह रहा था, मोहतरम तबरेज़ी साहब ने फरमाया है कि जनरल पैदर पे नुकसान उठाता जा रहा है। वो सुल्ताना पर शुबा करता रहेगा। फिर टेलीपैथी जानने वाले सुपर मास्टर की लालमी में मार्टन से काम लेने का मतलब साफ जाहिर है कि मुझ पर से एतमाद उठ गया है। इन हालात में मुझे और सुल्ताना को यहाँ से निकलने की कोशिश करना चाहिए। मैंने कहा, मैं मौजूद हूँ। सलमान का रास्ता साफ कर चुका हूँ। मार्टन हमारी मुट्ठी में आ गया है। वो हमारी मर्जी के मुताबिक जनरल को रिपोर्ट देगा। मैंने तफसीलात बताई। सलमान ने खुश होकर कहा, मिस्टर वुल्फ, तुमने कमाल कर दिया, बाजी बिल्कुल ही पलट दी। मैंने कहा, हाँ, मगर बेचारी सुल्ताना, एक अफसोसनाक खबर है। सलमान ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? मैंने एक सर्द आह भरकर कहा, वो अपने बिस्तर पर तन्हा पड़ी है, तुम्हें पुकार रही है। सोनिया हंसने लगी। वो झींप कर बोला, मैं जा रहा हूँ। वो चला गया। सोनिया ने कहा, बेचारे को सभी छेड़ते हैं। तुम जजीरे में क्या कर रही हो? अभी तक 3 ख्याल ख्वानी करने वाले जवानों को ट्रैप कर चुकी हूँ। किस तरह ट्रैप कर रही हो? अपनी अंगूठी के जरिए। टेलीपैथी जानने वाले जवान जजीरे की सैर के लिए और सुबह दौड़ लगाने के लिए छावनी से बाहर आते हैं। मैंने अब तक मौका पाकर 3 जवानों से मुसाफिया किया है और अंगूठी की खुफिया सुई से एहसाबी कमजोरी की दवा इंजेक्ट की है। ऐसे वक्त लैला मेरे पास रहती है। शिकार होने वाले जवानों को फौरन संभाल लेती है, फिर उन पर तनवीमी अमल करके अपना मामूल और ताबेदार बना लेती है। इस वक्त छावनी में शिकार खेलने के लिए और कितने जवान रह गए हैं? 8 अदद रह गए हैं। ज़रा जल्दी करो, ये 8 भी काबू में आ जाएं तो ज़बरदस्त कामयाबी होगी। अगरचे मैंने सलमान के सर से खतरा टाल दिया, मगर जनरल बहुत शक्की है। अब सलमान और सुल्ताना के पीछे पड़ा रहेगा। सलमान पर बेतमादी के बाद टेलीपैथी जानने वाले जवानों को जजीरे से निकालकर ऐसी जगह पहुंचा देगा जिसका इल्म सलमान को नहीं होगा। हमें भी उनकी खबर नहीं मिलेगी। मैं सोच रही हूँ सुल्ताना और सलमान को मौका पाकर यहाँ से चले जाना चाहिए। इन टेलीपैथी जानने वाले जवानों की फिक्र न करो। इनके दरमियान लैला के 3 आलाकार हैं। आज शाम तक और इजाफा हो जाएगा। इन्हें जहाँ भी मुंतकिल किया जाएगा हमें खबर हो जाएगी। मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। सलमान के लिए खतरात बढ़ते जा रहे हैं। वो एक बार बच गया, हो सकता है अगली बार हमारी तदबीर काम न आए। दोनों के एक साथ यहाँ से गायब होना चाहिए, वरना एक रह जाएगा तो जनरल सारा गुस्सा उस पर उतारेगा। उनके लिए कुछ करो। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। त्यारे की परवाज जारी थी। मैं आंखें बंद के सीट की पुश्त से टेक लगाए बैठा हुआ था। मुझे आंखें खोलते देखकर एयर हॉस्टेस मेरे पास से गुजरते हुए रुक गई। मुस्कुरा कर बोली, 2 घंटे से सो रहे हो? क्या रात जागते रहे थे? मैंने चौंक कर कहा, तुमने खूब याद दिलाया। मैं पिछली तमाम रात जागता रहा।
मसरूफियात के बायस सो ना सका। अब जरा नींद पूरी करने के लिए सो रहा हूँ, डिस्टर्ब ना करो। मैं आंखें बंद करके एयर हॉस्टेस के दिमाग में पहुंचा। वह हैरत से आंखें फाड़कर मुझे देख रही थी और सोच रही थी, क्या ये पागल है? कहता है पिछली रात से जाग रहे। अगर जाग रहे तो 2 घंटे से आंखें बंद किए क्या कर रहा था? वो मुझ पर झुक गई, धीमी आवाज में बोली, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी, इतना बता दो कि आंखें बंद करके जागते रहते हो? हाँ, आंखें खोलने से तुम आते ही गुजर जाती हो। मैंने बंद आंखों में तुम्हारा हसीन सरापा कैद कर लिया है, अब तुम कहीं नहीं जा सकोगी। वह मुस्कुराती हुई चली गई। मुझे पिछली रात साली कॉटेज में 3 घंटे तक सोने का मौका मिला था। अभी जरा फुर्सत थी। लैला मार्टन पर तनवीमी अमल कर रही होगी। वो तनवीमी नींद पूरी करने के बाद जनरल के पास रिपोर्ट देने जाएगा। मैंने एयर होस्टेस की सोच से मालूम किया वो त्यारा 3 घंटे बाद इस्तांबुल पहुंचेगा। मैंने दिमाग को 2 घंटे तक सोने की हदायत की, फिर गहरी नींद में डूबता चला गया। अगर मैं मसरूफ रहना चाहूं तो सोने का मौका कभी नहीं मिलेगा। अभी मुझे अली और सोनिया सानी के पास जाना था। बेहतर होता उनकी खैरियत मालूम करने के बाद सोता, लेकिन वहां जाकर उनके साथ कुछ नए मरहलों से गुजरना पड़ता। यही हाल पारस का होगा। एल्पा भी उसके लिए कभी दर्द सर बन जाती थी और कभी मोहब्बत से कुर्बान होने लगती थी। वो पारस के लाइल्मी में इसराइली जनरल से रब्ता कायम करती होगी और उसे अपने हालात बताती होगी। इस तरह यहूदी तंजीम के लोग पारस को कहीं भी घेर सकते थे। ये ऐसी फिक्रें और अंदेशे थे कि एक बाप को नींद नहीं आ सकती थी, लेकिन औलाद हमेशा टेलीपैथी का सहारा लेने से इनकार करती आई थी। कभी बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो अलग बात है। वो खुद मुझे पुकार लिया करते थे, जैसा कि पिछली बार पारस ने लबनान की सरहद पार करने के लिए मुझे बुलाया था। दरअसल मेरे दोनों बेटे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने का मौका देते थे। 2 घंटे बाद मेरी नींद पूरी हो गई। मुसाफिरों के सामने रात का खाना लाया जा रहा था। मैं सीट बेल्ट खोलकर टॉयलेट की तरफ जाने लगा। उसी एयर होस्टेस ने मुस्कुराकर मुझे देखा, फिर करीब आने पर कहा, शुक्र है खाने के वक्त आंख खुल गई। क्या खाने के बाद भी सोने का इरादा है? क्या तुम सोने दोगी? हाँ ज़रूर, मगर यहाँ तो हमारे सोने की जगह नहीं है। उसने एकदम झीम कर मुझे देखा। मैं पलट कर टॉयलेट में चला गया। वो गुस्से से सोच रही थी, ये पक्का बदमाश है। अजीब बात है कि गुस्से से सोचने के बावजूद अंदर से गुदगुदी महसूस कर रही थी। औरतों को समझना बहुत मुश्किल है। वो बाज़ बदमाशों पर गुस्सा दिखाती हैं, मगर अंदर ही अंदर नामालूम सी तमानियत महसूस करती हैं। ये बात इसलिए यकीनी है कि मैं ऐसी औरतों के अंदर पहुंचकर उन्हें समझता हूँ। ये जो मर्दों की बदमाशियां बढ़ती जा रही हैं, इसकी एक वजह यह भी है कि ये बीबियां ऊपर से मुंह बिगाड़ कर हूँ कहती हैं और अंदर से हाय। मैं वापस आकर सीट पर बैठ गया। वो मेरे खाने के लिए ट्रे लाई, जबकि उसकी ड्यूटी नहीं थी। दूसरी 3 एयर हॉस्टेस ये फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। मैंने उसकी सोच पड़ी पता चला उसने अपनी साथी लड़कियों से कहा है कि अपने हाथों से खाना मुझे देगी और खाने के बाद कॉफ़ी में ऐसी दवा मिलाएगी कि मैं टॉयलेट में जाकर निकल नहीं सकूंगा। उठना चाहूँगा तो फिर बैठ जाऊँगा। वो अपनी किसी अजीज़ की फरमाइश पर यह दवा सिकंदरिया से इस्तांबुल ले जा रही थी और अब मुझ पर आजमा रही थी। जब उसने कॉफ़ी तैयार की तो मैंने उसे गायब दिमाग बनाकर वो कॉफ़ी पिला दी। आखिरी घोंट के बाद दिमाग को ढील दी तो घबराहट में प्याली हाथ से छूट गई। उसकी साथी ने पूछा, क्या हुआ? वो परेशान होकर बोली, वो मैंने एक गलत दवा खा ली है। वो दौड़ती हुई टॉयलेट में गई। दरवाजे को बंद करके मुंह में उंगलियां डालकर क्या करने की कोशिश करने लगी। मैंने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। जब उसकी उंगलियां मुंह के अंदर हलक तक पहुंचती थीं तो मैं दिमाग को बेहिस बना देता था, जिसके बायस उबकाई महसूस नहीं होती थी। वो परेशान होकर बाहर आई। स्टीवर्ट से बोली, मुझे तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। स्टीवर्ट ने कहा, मुझे अभी मालूम है कि तुमने कोई गलत दवा खाई है। वो किस किस्म की दवा थी? मोशंस के लिए थी। मैंने बहुत ज़्यादा खुराक ली है, मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। मैं तैयारी के टॉयलेट से बाहर नहीं निकल सकूंगी। तुम्हें ज़्यादा मिकदार में ऐसी दवा खाने की क्या ज़रूरत थी? तुम सवालात ही करते रहोगे या मेरे काम भी आओगे। हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में ऐसी दवा मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए तुम्हें कैद कराई जा सके। शायद मुसाफिरों में कोई डॉक्टर होगा। उन्होंने अनाउंस किया कि एक एयर होस्टेस अचानक बीमार हो गई है। तैयारी में कोई डॉक्टर हो तो वो स्टीवर्ट के कमरे में आ जाए। मैंने सीट की पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद की, फिर सलमान के पास पहुंच गया। उसने कहा, मार्टन 1 घंटे की तनवीमी नींद पूरी करने के बाद जनरल के पास गया था। उसे रिपोर्ट दी थी कि सुल्ताना पर तनवीमी अमल हो चुका है। उसने मामूल बनकर वही बयान दिया है जो पहले उसके ख्यालात पढ़ने से मालूम हुआ था। जनरल ने मार्टन को हुक्म दिया है कि वो हर 2-4 मिनट के बाद सुल्ताना के दिमाग में जाता रहे। अगर कोई आमिल छुपा होगा तो उसकी आवाज़ ज़रूर सुनाई देगी। मैंने पूछा, क्या जनरल के दिमाग में इतनी सी बात नहीं आती कि कोई आमिल छुपा होता तो मार्टन तनवीमी अमल ना कर पाता? वो समझना नहीं चाहता। मुसलसल नाकामियों ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया है। बेहतर है हम मोहतरम तब्रेज़ी साहब और सिस्टर के मशवरों के मुताबिक इस मुल्क से चले जाएं। यहाँ से जाने के लिए पहले जनरल की आंखों में धूल झोंकना होगा। ये इतना आसान नहीं है। वो बहुत मोहतात रहता है। उसकी बॉडीगार्ड्स हैं, दोनों योगा के माहिर हैं। उसकी फैमिली के मेंबर्स कितने हैं? वो तनहा रहता है। कोई मुलाजिम तो ज़रूर होगा। एक बावर्ची है जो जनरल के सामने नहीं आता। खाना तैयार करने के बाद पिछले दरवाजे से बाहर चला जाता है। कोई फैमिली डॉक्टर है? हाँ, एक फ़ौजी डॉक्टर है, मैं उसे जानता हूँ। क्या वो भी योगा का माहिर है?
नहीं, मैंने एक बार उसके दिमाग में पहुंचकर मालूम किया था कि जनरल को कोई बीमारी है। पता चला कि बेख्वाबी का मरीज है। उसे काम की ज्यादती के बायस नींद नहीं आती। मैंने पूछा, फिर क्या मुश्किल है? वो नींद की दवा खाकर सोता होगा। ये मालूम करना होगा कि वो हर रात दवा इस्तेमाल करता है या नहीं। ये बात डॉक्टर से मालूम हो सकती है। हाँ, अब यह मरहला आसान दिखाई दे रहा है। दरअसल पहले कभी मैंने जनरल के दिमाग में जगह बनाने के मुतालिक सोचा नहीं था। इसकी ज़रूरत नहीं थी। अब ज़रूरत है। अभी डॉक्टर के पास चलो। उसने ख्याल खुआनी की प्रवास की। मैं उसके साथ डॉक्टर के दिमाग में पहुंच गया। उसकी सोच पढ़कर मालूम हुआ कि जनरल दवा के बगैर सो ही नहीं सकता। नींद लाने के लिए उसे अच्छी खासी खुराक निकलने की ज़रूरत पड़ती है। मैंने सलमान से कहा, अब यह तुम्हारा काम है। रात के 1 या 2 बजे इसके ख्वाबीदा दिमाग में जाओ और इस मगरूर खोपड़ी को अपने शिकंजे में ले लो। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हुआ। त्यारा रनवे पर उतर चुका था। मुसाफिर अपना अपना सामान उठा रहे थे। मेरे पास कोई सामान नहीं था। मैं तैयारी की सीढ़ी की तरफ आया। उधर टॉयलेट था। मैंने देखा 2 एयर होस्टेस उस एयर होस्टेस को सहारा देकर टॉयलेट में ला रही थी जिसने जुलाब की कॉफ़ी पी थी। उधर 1 घंटे में उसकी हालत खराब हो गई थी। टॉयलेट आते जाते निढाल हो गई थी। इस वक्त भी वह टॉयलेट से निकल कर चली आई। चंद कदम चलने के बाद अपनी साथी लड़कियों से बोली, मैं मर जाऊंगी, मुझे फिर टॉयलेट में ले चलो। मैंने उसकी सोच में कहा, मैं ये क्यों भूल गई थी कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। वो टॉयलेट के अंदर गई। मैं दिमाग से बाहर आ गया। इमिग्रेशन काउंटर से गुजरकर थोड़ी देर के लिए बैठ गया। ये मालूम करना था कि पारस कहाँ है। वो भी इस्तांबुल पहुंच गया है या नहीं। मैं अल्पा के दिमाग में पहुंच गया। उसकी दिमागी तवानाई बहाल हो गई थी। मेरे सिवा किसी को भी दिमाग में महसूस करते ही सांस रोक लेती। पारस उसके साथ इस्तांबुल पहुंच गया था। दोनों एक होटल में थे। अभी वो तन्हा बिस्तर पर लेटी ख्याल खुआनी में मसरूफ थी। इसराइली जनरल से कह रही थी, हम होटल पर्ल इंटरकॉन में हैं। पारस कहीं बाहर गया हुआ है। इस शहर में हमारी यहूदी तंजीम का जो सरबराह है मुझे उसकी आवाज़ सुनाई या उसका फ़ोन नंबर बताएं। जनरल ने अपने मातहत को हुक्म दिया, फ़ौरन इस्तांबुल की यहूदी सरबराह का कॉन्टैक्ट नंबर और पता मालूम करके बताओ। फिर उसने अल्पा से पूछा, क्या हम समझ लें कि डमी पारस बागी हो गया है? नहीं, वो वफादार है, मुल्क और कौम के लिए जान दे सकता है। दरअसल मुझसे इख्तलाफ है। वो कहता है मैं इसराइल में रहकर उस पर हुकूमत करती हूँ और मोहब्बत करने वाली औरत की हुकूमत वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने उसे अपनी तन्हाई में एक मुकाम देकर सर पर चढ़ा दिया है। उस नालायक से कहो मोहब्बत जैसी हमाकतों में मुब्तला ना रहे, अपने फ़राइज़ को अहमियत दे। वो कहता है कुरैश के किसी भी मुल्क में रहकर फ़राइज़ अदा कर सकते हैं। वो सीधी तरह काबू में नहीं आएगा। 2 ही सूरतें हैं, हमारे आदमी उसे अगवा करके इसराइल पहुंचाएं या किसी तरह उसका दिमाग कमज़ोर बना दें। फिर मैं उसे टेलीपैथी की चुटकी में पकड़ कर ले आऊंगी। जनरल ने उसे कॉन्टैक्ट नंबर और पता बताते हुए कहा, तुम आधे घंटे बाद हमारी तंजीम के सरबराह से बातें करो। पहले मैं ट्रांसमीटर के जरिए उसे तुम्हारी अहमियत बताऊंगा ताकि वह तुम्हारे तमाम अहकामात पर फौरन अमल करता रहे। वो राब्ता ख़त्म करके दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। पारस के मुतल्लिक सोचने लगी कि वो कहाँ गया होगा। वो चाहती थी उसका मर्द उसकी इजाज़त के बगैर कहीं ना जाए, हर मामले में उसकी रजामंदी हासिल किया करे। पारस इसके बरक्स था। अपनी बातें मनवाने वाला ज़िद्दी सरकश था। वो इसराइल में मलका आलिया का दर्जा रखती थी और पारस ने इस मलका को तमांचे मारे थे और साफ कह चुका था कि उसे ठुकरा चुका है। इससे ज़्यादा बेइज्जती और क्या हो सकती थी। वो गुस्से में पेचोताब खाती थी और अपने आप को कोसती थी कि क्यों उस पर मरमिटी है। उसे हज़ारों मिल सकते हैं, उसके गुलाम बनकर रह सकते हैं, मगर दिल इस एक संग दिल के लिए मचलता था। उसका ख्याल था कि इसे एक बार फिर इसराइल तक पहुंचाकर वो लगाम दे सकेगी, इस पर हुकूमत कर सकेगी। किसी हसास आदमी के दिमाग में पहुंचने का एक ही तरीका है कि उसे कमज़ोर बनाया जाए। उसने सोच रखा था कि यहूदी तंजीम वालों से ऐसा भी कमज़ोरी की दवा मंगवाएगी और खाने पीने की किसी चीज़ में पारस को देगी। उसकी शामत आ गई थी। उसका भी एयर होस्टेस की तरह अंजाम होने वाला था। मैं एयरपोर्ट से उसी होटल में आया। काउंटर पर मालूम किया जिस मंजिल पर अल्पा और पारस थे उधर कोई कमरा खाली नहीं था। मैंने काउंटर गर्ल को उनके सामने वाले कमरे में फ़ोन करने पर मजबूर किया। उस कमरे के मुसाफिर ने रिसीवर उठाकर बात की। मैं उसके दिमाग में पहुंचकर बोला, मुझे ये कमरा पसंद नहीं है, प्लीज़ मुझे किसी दूसरे फ्लोर पर ऐसा कमरा दो जहां से स्विमिंग पूल नजर आता हो। काउंटर गर्ल ने पूछा, आप तीसरी मंजिल पसंद करेंगे? उसने रजामंदी जाहिर की। काउंटर गर्ल ने रिसीवर रखकर मुझसे कहा, आप लकी हैं, 7वीं मंजिल पर कमरा अभी खाली हो रहा है, प्लीज़ ये कार्ड फिल करेंगे? कोई 20 मिनट बाद मैं अल्पा और पारस के सामने वाले कमरे में पहुंच गया। फिर मैंने बेटे के पास आकर कोड वर्ड्स अदा किए। वो अपना लिबास और ज़रूरी सामान खरीद कर वापस आ रहा था। एक टैक्सी की पिछली सीट पर बैठा हुआ था। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे सामने वाला कमरा नहीं लेना चाहिए था क्योंकि अल्पा साथ है, मगर वो तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रही है। अभी यहूदी तंजीम के सरबराह से रब्ता करेगी। वो लोग तुम पर हमला करेंगे या वो तुम्हें साबी कमज़ोरी की दवा धोखे से खिलाएगी। अभी तो हम होशियार हैं, उसकी चालों को समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारी गफलत में वो कभी कामयाबी हो जाए। जी हाँ, सांप से दोस्ती नहीं हो सकती, मुझे इससे दूर हो जाना चाहिए। इसका दिमाग आपकी मुट्ठी में आ गया है।
आप जे मॉर्गन तक भी पहुंच सकती हैं। अल्फा किसी तीसरे टेलीपैथी जाने वाले को ट्रैप करेगी तो आप अल्फा के जरिए उस तीसरे को भी ट्रैप कर लेंगे। बेशक तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए, लेकिन इसे अपना असल चेहरा भी दिखाना चाहिए। मैं होटल में आ रहा हूँ। मैं अल्फा के पास आ गया। वो यहूदी तंजीम के सरबराह से बातें कर रही थी। उसे हुक्म दे रही थी कि एक छोटा त्यारा हमेशा तैयार रखे। वो कह रहा था आपके हर हुक्म की अभी तामील होगी। होटल के किचन का इंचार्ज मेरा दोस्त है। आप सुबह नाश्ते के बाद चाय ना पिए। मेरा आदमी चाय में साबी कमजोरी की दवा मिलाएगा जिसे सिर्फ पारस पिएगा। ठीक है, मैं तुमसे सुबह रब्ता करूंगी। वह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। उसने उठकर दरवाजा खोला। पारस सामने खड़ा हुआ था। वो मुंह फेर कर बोली, ये तो कोई बात ना हुई। अपने शॉपिंग के लिए चले गए? क्या मेरी कोई ज़रूरत नहीं है? क्या मुझे कोई लिबास नहीं बदलना है? तुम अपनी ज़रूरत खुद समझो। उसने कमरे में आकर सामान रखा, फिर एक सोफे पर बैठकर मेज़ पर दोनों पांव फैला दिए। वो बोली, तुम इसराइल से निकलते ही पक्के मर्द बन गए हो। मैं वहां भी मर्द था, तुम्हारे तमाम आला हुक्काम को और जनरल को उल्लू बनाता रहा। तुम्हारी जैसी टेलीपैथी जाने वाली औरत का गुरूर तोड़ता रहा। तुम्हारी इन बातों का मतलब क्या है? तुम्हें मुसलमानों से नफरत है। अगर मुसलमान पारस आ जाए तो उसे ठुकरा दोगी? मैं उस पर थूक दूंगी। मगर तुम तो मुझे चाटती रही हो। तुम्हारा कोई यहूदी पारस कभी तुम्हारी तन्हाई में नहीं आया। तुम मेरे ही गले का हार बनती रही और मैं मुसलमान पारस हूं। उसने चौंक कर बेयकीनी से देखा, फिर हंसकर बोली, मैं इतनी नादान नहीं हूं। वो शीबा थी जो धोखा खा गई थी। मेरी शीबा मम्मी ने धोखा नहीं खाया। उन्होंने मेरे पापा से सच्ची मोहब्बत की थी। झूठी मोहब्बत तुम्हारी और फरेबी मोहब्बत मेरी है। मैं तुम्हें यहूदी बनकर धोखा देता रहा और तुम धोखा खाती रही। वो घूर कर बोली, मुझसे मजाक में भी ऐसी बात ना करो। मजाक तो तुम कर रही हो। मुझे मोहब्बत से गुलाम बनाना चाहती हो? यहूदी तंजीम के सरबराह के जरिए मुझ पर हमला कराना चाहती हो? या मुझे साबी कमजोरियों की दवा खिलाना चाहती हो? लबनान में भी तुमने कई बार मुझे नुकसान पहुंचाना चाहा। कई बार मेरे दिमाग में पहुंचने की नाकाम कोशिश कर चुकी हो। क्या तुमने कभी सोचा कि मैं तुम्हारी गिरफ्त में क्यों नहीं आता हूं और किस तरह तुम्हारी हर चाल से बच जाता हूं? तुम बहुत ज़हीन और हाजिर दिमाग हो, लेकिन ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं तुम्हें? उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने उसे यूं फिक्र अदा करने पर मजबूर किया। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं तुम्हें सुबह की चाय में ऐसा भी कमजोरी की दवा पिलाने वाली हूं? पारस ने कहा, मुझे तुम्हारे दिमाग में छुपी हुई हर बात मालूम हो जाती है। तुम अभी कोई और बात सोचो, मैं बता दूंगा। वह सोचकर बोली, अच्छा बताओ। मैंने पारस को बताया। वो बोला, अभी तुम सोच रही थी। ये पारस मुझे उलझा रहा है। कभी ये अपना अपना सा लगता है और कभी खतरनाक। वो हैरानी से बोली, ओ गॉड, एक एक लफ्ज यही है। मैं यही सोच रही थी। अच्छा फिर बताओ क्या सोच रही हूं? बार बार क्या पूछती हो? मैं कहता हूं अभी मेरे 3 कहते ही तुम नाचने लगोगी। हरगिज नहीं। क्या तुम टेलीपैथी जानते हो? फिर भी मेरे दिमाग में नहीं आ सकोगे। मैं हसास हूं। पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लेती हूं। पारस ने 1 2 3 कहा। वो बेख्तियार नाचने लगी। मैंने उसके दिमाग को ढील दी हुई थी। वो खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी। कह रही थी मैं नहीं नाचूंगी, और नाचती भी जा रही थी। जब मैंने दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया तो वो दूसरे सोफे पर धप से बैठ गई। सहमे हुए अंदाज में आंखें फाड़ फाड़ कर पारस को देखने लगी। वो बोला, तुम इस लम्हे से यहाँ की यहूदी तंजीम के सरबराह या इसराइली जनरल या और किसी से रब्ता नहीं करोगी। यकीन ना हो तो ख्याल ख्वानी करके देख लो। उसने पारस को घूरते हुए चुपचाप ख्याल ख्वानी की परवाज की। मैंने परवाज रोक दी। उसने फिर कोशिश की। मैंने फिर नाकाम बना दिया। वो परेशान होकर बोली, मेरी टेलीपैथी क्यों नाकाम हो रही है? मेरी मामा तुम्हारे दिमाग में है। कौन मामा? क्या रसवंती? क्या तुम वाकई पारस हो? हाँ, मुसलमान पारस। हमारा डमी कहाँ है? वो तुम्हारे सामने कभी नहीं आया। सामने होने से पहले ही मेरी मामा ने उसके दिमाग पर कब्जा जमा कर उसे इसराइल से बाहर निकाल दिया। वो पेरिस के एक जेल खाने में है। मेरी मामा ने उस डमी के दिमाग में से सारी अहम मालूमात हासिल की। वो सब मुझे बताई। मैं यहूदी पारस बनकर तुम्हारे कलेजे के पार हो गया। वो चीख कर बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता। कोई मुसलमान मुझे छू नहीं सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। वो अटैची में अपना सामान रखते हुए बोला, इस लम्हे से तुम आज़ाद हो। ख्याल ख्वानी कर सकती हो। चाहो तो मेरे खिलाफ साजिशें भी कर सकती हो। मेरी मामा तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। उसने आजमाइश के तौर पर ख्याल ख्वानी के लिए सोचा। मैंने रसवंती के लहजे में कहा, मैं तुम्हारे दिमाग से जा रही हूं, लेकिन तुम ख्याल ख्वानी से पहले अपने मौजूदा हालात पर गौर करो। क्या जनरल से या किसी से ये कहोगी कि मुसलमान पारस के सामने हार चुकी हो? क्या अब यहूदिया का अबरीन तुम पर भरोसा करेंगे? तुम्हारे जनरल और आला हुकाम सोचेंगे कि रसवंती तुम्हारे दिमाग में छुपकर तमाम अहम राज मालूम करती रही है, और मैं वाकई ऐसा करती रहूंगी। जरा सोचो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। तुम घर की रहोगी ना घाट की? वो बेबसी से बोली, तुम लोगों ने शीबा को भी इसी तरह फंसाया था। शीबा एक अजीम औरत थी। सिर्फ अपनी कौम से नहीं, हम मुसलमानों से भी मोहब्बत करती थी। हमने तुम्हें ना फंसाया और ना ही तुम्हें अपनी टीम में रखने का इरादा करते हैं। तुम्हारी जैसी मगरूर और फरेबी औरत पर किसी हाल में भरोसा नहीं किया जाएगा।
मैं तुम्हारे हाल पर तुम्हें छोड़कर जा रही हूं। ये कहकर मैं खामोश हो गया